वो एक्सपीरियंस कैसा था पाकिस्तान में जाना, वहाँ की ऑडियंस को फेस करना, क्या स्लेजिंग वहाँ पे कितनी होती थी? स्लेजिंग तो पार्ट है ही है क्रिकेट का, ऐसा नहीं कि नहीं है। होटल से बाहर जाने में थोड़ा समस्या होती थी पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमें इन्फॉर्म करना पड़ता था। अपने जो सिक्योरिटी के लोग थे वो इस एरिया को ब्लॉक करते थे, फिर हम जाते थे। सौरभ ने बोला कि आरपी यू आर प्लेइंग नेक्स्ट मैच, और दादा ने बोला, दादा ने मुझे स्पॉट किया था, तो उसको डॉलर में उन्होंने पैसे पे किए और नंबर हमारा 23 से 9 हो गया और पैसे खर्च ना हो गए कि वो गड्डी भर के दिया जाता। तो टफ रहता ऑस्ट्रेलिया में खेलना। ऑस्ट्रेलिया एक अलग, वो क्रिकेट इंग्लैंड जैसा नहीं देखते हैं। आपसे जानना चाहूँगा टीम के कोच गौतम गंभीर के बारे में। आप ही के टाइम पे उनका करियर शुरू हुआ, तो गौतम के लिए तो बहुत चैलेंजिंग टाइम है। धोनी की ये साइड के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती जो आपने भी बताई। काफ़ी चीज़ें थी जो। हेलो गाइस, वेलकम टू दी आरपी डगआउट, एक ऐसा राउंड टेबल जहां पहली बार एक इंडियन क्रिकेटर फेस करेंगे जर्नलिस्ट को नहीं, कंटेंट क्रिएटर्स को, जो जितना शौक से क्रिकेट को एनालाइज करते हैं उतने ही शौक से गेम के फैन भी हैं। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, इट्स वन ऑफ अ काइंड अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ क्रिकेटर एंड द क्रिएटर्स। तो लेट्स वेलकम 2017 T20 वर्ल्ड कप के हीरो, द स्विंग स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट, मिस्टर आरपी सिंह। फिर हमारे साथ है वन ऑफ द मोस्ट फन कंटेंट क्रिएटर्स में से एक, वन ऑफ द 2 स्लॉगर्स, शुभम गौर। और साथ में है 3 ऐसे क्रिएटर्स जो फैंटेसी क्रिकेट में धूम मचा रहे हैं, शुभम तिवारी, अक्षय फ्रॉम फैंटेसी काउंसिल और सैफ फ्रॉम फैंटेसी क्रिकेट ग्रुप। और मैं हूं आपका होस्ट हर्ष। आज जो कॉन्वर्सेशन होने वाली है आरपी सर, हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे सवाल पूछे जाएं कि आपकी अनफिल्टर्ड साइड दिखे जो अब तक नहीं दिखी है। चलो मैं भी वेट कर रहा हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा नया है ना, क्योंकि मुझे लगता था शायद क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर होते ही नहीं है। जो होते हैं सारे क्रिकेट प्लेयर होते हैं या फिर ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत क्रिकेट बारे में बात करते हैं। पर सरप्राइज हूँ मैं कि इतना बड़ा यूट्यूब का वर्ल्ड है जो क्रिकेट कंटेंट के आसपास घूम रहा है। मैं तो 2-4 लोग को जानता हूँ, आकाश हमारा चोपड़ा जी, मैं तो उनको ही समझता था वही क्रिकेट कंटेंट है। पर अच्छा लगा इतने सारे लोग देख के। चलो पहले थोड़ी आइस ब्रेकिंग कर लेते हैं भाइयों, वो ज़रूरी चीज़ है। सैफ भाई, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी अर्लीस्ट क्रिकेट मेमोरी क्या है जहाँ से आप क्रिकेट के फ़ैन बने? एक्चुअली मैं जब स्कूल में पढ़ता था, बोर्डिंग में था बहुत बचपन से, तो 2003 का वर्ल्ड कप था जिसमें सच पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। मुझे क्रिकेट का कुछ नहीं पता था, बस ये था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, सब लोग देख रहे हैं तो मुझे भी देखना है। तो मैं हॉस्टल से छुप करके मैं गया बाहर। टीवी उस टाइम पे होता नहीं था, बहुत कम टीवी होते थे, तो मैं मार्केट में किसी शॉप में जाके बैठ के मैंने वो मैच देखा है पूरा। और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा क्रिकेट का शौक हुआ है, मतलब वो जुनून जो मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखा था, उसके बाद फिर लगा कि यार क्रिकेट तो। शो भाई मैं बहुत ज़्यादा छोटा था जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया था। वैसे मैंने मेरे दादाजी के पास क्रिकेट देखा है। मेरे दादाजी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे सर। उन्होंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया वो था 2007 फाइनल, वर्ल्ड कप फाइनल। तो जहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, माहौल बना होता है कि भाई वर्ल्ड कप फाइनल है, कोई रेडियो पे सुन रहा है, वो सच में वो चीज़ें मैंने फील की थी। और मैं देख रहा था, मैं दादाजी को पूछ रहा था आज क्या है, उन्होंने कहा था आज फाइनल है। और वहाँ से वो चीज़ें शुरू हुई। फिर वहाँ से क्रिकेट में थोड़ा सा आगे गया, मैं बल्ले बल्ले हाथ में पकड़े, थोड़ा सा गली में भी खेलना शुरू किया और फिर आज यहाँ पे सर के साथ बैठ रहा हूँ। और फैन बॉय मोमेंट है मेरा एक तरीके से। ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल था कि T20? नहीं, T20 ओडीआई में कहाँ पहुंचे थे? ओडीआई वाला याद दिला रहा है। ओडीआई में तो पहली बार हो गए थे, उसमें टाइम से फ्री हो गए थे। क्या पता दादाजी फैन हो। दोनों मैचेस थे बड़े कमाल के। एक तो जो बताया सैफ ने इंडिया पाकिस्तान, हाँ, वो बहुत सचिन का अच्छा 98 ना, सचिन। बहुत बढ़िया। अक्षय भाई? मेरी फर्स्ट मेमोरी थी जब तो हम जिस स्ट्रीट पे रहते थे वहाँ पे बड़े लड़के बहुत क्रिकेट खेलते थे, तो उनके पास हमेशा कोई ना कोई 1-2 प्लेयर कम रहते थे। तो क्या बोलते थे, मेरे को आवाज़ लगा के बुला लेते थे क्योंकि मैं उनका सबसे बेस्ट फील्डर होता था उस टाइम पे। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ। फिर मैंने उनसे बैटिंग मांगना शुरू करा। मैंने कहा यार आप लोग मेरे को 3-3 4-4 मैच बस फील्डिंग करवाते हो, कभी थोड़ा बैटिंग भी हाथ में दो। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर टीवी पे देखना चालू किया क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है क्रिकेट की फ़ैन है, खासतौर पे पापा। उनका तो ये भी मानना है कि अगर मैं टीवी के सामने से निकला, एक बार सहवाग 194 पे आउट हुए थे, आज तक उसका दोषी ही मैं हूँ। 195 उसका दोषी ही मैं हूँ उनके अकॉर्डिंग, कि अगर तू ऐसे नहीं जाता तो 200 पक्की थी। तो वहाँ से फिर मैंने देखना शुरू किया। मैं फिर समझने लगा कि हाँ शायद मैं नहीं जाता तो वो 200 लग जाते। तो वहाँ से शुरू हुआ, तब देखना चालू किया, फिर खेलना चालू किया और फिर बस चलते ही चलेगा। फिर क्रिकेट ही लाइफ बन गई। शुभम भाई? मैं देख रहा हूँ आई थिंक 2001-2 से, जब मैं 6 साल का था। और मेरे भी वही था कि घर में चलता रहता था। दादा मेरे परदादा भी थे तब तक, वो सुनते रहते थे रेडियो पे। तो था ही क्रिकेट। जो मुझे क्लियरली पहला याद है, 2003 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया की एक सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड में,
बहुत गंदा हारी थी इंडिया 5-2 से। सुबह सुबह मैच होते थे, ये उनके सारे बॉलर्स तगड़े तगड़े, शेन बॉन्ड, उनके तो ऑलराउंडर सारे, क्रिस केन्स, ये जैकब ओरम, डेरिल टफी, इंडिया को 190 पे आउट कर देते थे और फिर 30 ओवर 35 ओवर में चेज कर देते थे। तो वो बहुत ख़राब हम हारे। वो सीरीज़ से मैंने फॉलो करना शुरू किया था और तब ये था कि बिल्डअप टू द वर्ल्ड कप है, इसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, क्या ही होगा वर्ल्ड कप में, इधर ही 5-2 से हार गए या 6-1, बहुत गंदा हारे थे। और फिर एक न्यूज़पेपर में मैगजीन आई थी जिसमें सब वो था प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, तो उसमें सहवाग की बहुत तारीफ़ें थी कि यार ये इंडिया का एक्स फैक्टर होने वाला है। तो मैं वो पढ़ के ही सहवाग का फ़ैन हो गया था कि हाँ इसने न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी एक आधे मैच में मारे हैं और वर्ल्ड कप में भी ये अपना मेन बंदा है। तो मैं सहवाग की वजह से बहुत क्रिकेट में इन्वॉल्व हुआ। सर अब आप बताओ, आपकी अर्लीस्ट क्रिकेट मेमोरी क्या है जहाँ पे आपका क्रिकेट से पहला इंटरेक्शन आया? से क्रिकेट एक ऐसा गेम है सभी लोग खेलते हैं, मतलब आप सबने भी खेला है, मैं शायद थोड़ा बेटर हूँ आप लोगों से, थोड़ा बेटर खेल गया। बाकी मेमोरी सबकी है। और मेरी मेमोरी अगर मैं पूछे जाके देखूँ मैं कहाँ क्रिकेट देखना मैंने स्टार्ट किया, जो क्योंकि उन लोगों से थोड़ा बड़ा भी हूँ मैं, तो मेरी जो मेमोरी में वो 96 का वर्ल्ड कप और सचिन तेंदुलकर का जो चमिंडावास से पकड़ा और रन आउट किया, वो एकदम अभी मेरे दिमाग में, कि मैच शायद हम जीत रहे थे, वो लीग का मैच था और चमिंडावास ने फॉलो थ्रू में पकड़ के बाजी को रन आउट किया। पर उस मैच देखने के लिए बहुत सारा संघर्ष था। ग्राउंड में टीवी तब बहुत लग्जरी आइटम था, बहुत रेयरली हमारे गांव में एक ही टीवी था, पर टीवी चलाने की लाइट होनी चाहिए, वो मिलती नहीं थी। तो लाइट की व्यवस्था के लिए गांव में एक ट्रैक्टर था, सो उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते थे कि आपकी बैटरी यूज़ कर सकते हैं मैच देखने के लिए। तो उनकी बैटरी से लगा के टीवी ऑन करके एक प्रॉपर माहौल बनता था कि सब लोग बैठ के देख रहे हैं वहाँ पर। वैसे मैंने स्टार्ट किया। पर जो वो मैच था, हम इंडिया शायद इंडिया हार गई थी मैच वो, पर सचिन पाजी ने बहुत बढ़िया खेला। तो मेरे दिमाग में वो आज तक ही कैसे बैटिंग कर रहे थे। तो चमिंडावास अपने पीक पे थे, वासी का बॉल थोड़ा अच्छा चलता भी है, वेरिएशन भी है और अच्छे एरियाज क्रिएट करते हैं। तो वो मेरे पहले जो दिमाग में है कि हाँ ऐसे क्रिकेट होता, और एक ऐसा प्लेयर है जो सबको आड़े हाथों ले रखा, सचिन तेंदुलकर। तो वहाँ से मैंने मैच देखना स्टार्ट किया। बाकी खेलते उससे पहले से थे, गाँव में सब खेलते थे, हम भी खेलते थे उनके साथ साथ। इन 96 सेमीफाइनल की बात है क्या? नहीं सेमीफाइनल लीग मैच, लीग मैच तो आग लग गई थी। सेमीफाइनल तो अलग था, Professional match था। सेमीफाइनल तो जिसमें विनोद कांबली वाला वो तो अलग मैच था। ये लीग मैच था, उसमें भी इंडिया हार गई थी, पर पाजी ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी। उसको कैसे लिया था आपने? लाइक अगर आपने क्रिकेट देखना ही शुरू किया उस वर्ल्ड कप से, इतना कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप था, आज तक इंडियन क्रिकेट पे एक दाग की तरह है वो, जिस तरीके से जो भी पूरा स्टेडियम में उस दिन हुआ था कोलकाता में, उसको उसकी मेमोरी है आपकी कोई? सिर्फ मुझे लगता है कि जो बेसिक डिफरेंस है ना, जो क्रिकेट खेल रहा है, जो क्रिकेट देख रहा है, फैंस वर्सेस मतलब मैं तब तो खेलना स्टार्ट किया था, जो एक्चुअल जो लव होता है क्रिकेट, हम लोग की जो मेमोरीज ना, हमारी अच्छी मेमोरीज हमेशा साथ में रही। कि हमें जो ध्यान है कि उतने टर्निंग ट्रैक पे सचिन कैसे बैटिंग कर रहा था, क्योंकि हम थोड़ा डीप, शायद हमें उस वक्त नहीं पता था कि इतना हम डीप एनालाइज कर रहे हैं मैच को, पर वो कैसे स्पिन को ट्रैक कर रहे थे, कैसे स्पिन खेल रहे थे, वैसे वो बाकी चीज़ें उतने दिमाग में है नहीं। हमेशा बहुत पॉजिटिव चीज़ें सचिन सने जैसे की बैटिंग भी ऐसा नहीं कि नहीं है, जैसे बल्लेबाजी कर रहे थे या गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो सारी, लेकिन मेजॉरिटी टीमें ऐसे कि जिसमें हमें वो प्लेयर्स के अच्छे शॉट्स दिमाग में हैं, या वासी का वो जो इंस्विंग गेंदबाजी है, चमिंडावास का वो ध्यान में है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा ध्यान में। क्योंकि बाद में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस रहा, तो सोशल मीडिया पे वो क्लिपिंग देखने को मिलता, तो रिलेट करते हैं कि ऐसा हुआ था कि पाजी को लेग स्टंप से उन्होंने आउट कर दिया सनत ने, जयसूर्या ने, और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। पर उसके बाद मैच चला था, उसके बाद बवाल हुआ था, पर ऐसा लगता था उसी वक्त बवाल होगा, ऐसा नहीं। मैच थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद ईडन के दर्शकों ने वो हंगामा क्रिएट किया। तो वो मेमोरी उतनी नहीं है जितनी कि सचिन की बैटिंग की मेमोरी मेरे दिमाग में है। सचिन की बैटिंग से इंस्पायर होने के बाद आपने बॉलिंग चुनी या बॉलिंग ने आपको चुना, वो ये चॉइस कब आई? देखो, जब कोई छोटा बच्चा खेलना स्टार्ट करता है तो मीडियम पेसर ही होता है। जब भी कोई देखो 5-6 साल का बच्चा खेलना स्टार्ट करता है तो मीडियम पेसर ही होता है, क्योंकि वो स्पिन कर नहीं सकता, बैट से बॉल को मार नहीं सकता है। तो मैं भी ऐसे ही स्टार्ट किया था बॉल करते करते। पर मैं स्टार्टिंग जो करियर था मेरा, करियर तो नहीं कह सकते हैं, गाँव में तो क्या ही करियर होगा हमारा, लेफ्ट आर्म स्पिनर था मैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर था कि ईजी था ना, ज़्यादा कम भागना पड़ेगा, और लेफ्ट आर्म स्पिन की, और बैटिंग करने जाते थे। और बैटिंग ठीक है, वैसे इंटरनेशनल कुछ खास नहीं किया, पर उस जगह का हीरो था बैटिंग में मैं। सो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब आप शुरू में खेलना स्टार्ट करते हो तो स्पॉट ढूंढते ना कि कैसे टीम का हिस्सा बनोगे, तो शायद वही स्पॉट खाली रहा होगा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई नहीं है, तो इसलिए मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गया। सारी टीम में बैटर्स तो होते ही हैं, बॉलर ही मिसिंग होता है। तो और उस लेवल पे शुभम, जहाँ पर छोटे क्लब में ना बैटर वो भी होते हैं जिनका बैट होता है, हाँ। वो प्योर बैटर होते हैं, वो ओपन करने आते हैं। अपने पास तो बैट भी नहीं था उस समय, तो उस लिहाज से शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गया। बाकी वहीं से धीरे धीरे ग्रो करते चलेगा।
तो लेफ्ट आर्म स्पिनर से लेफ्ट आर्म पेसर तक का सफ़र कैसा रहा सर? लेफ्ट आर्म स्पिनर सी बहुत रोलर कोस्टर राइड थी हमारी क्रिकेटिंग लाइफ। एक हमारा फ्रेंड था, उसको मतलब हमारा ऐसा एक डिबेट रहता था कि अगर मैं उसको आउट कर दूंगा तो वो मुझे एक चाय पिलाएगा। तब तक मैं रायबरेली में आ चुका था, फादर की नौकरी लाइब्रेरी में लग गई थी और ITI में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ में, और रायबरेली आ गया जहाँ पे स्टेडियम वगैरह भी थे। सो लेफ्ट आर्म स्पिनर आउट नहीं कर पाता था क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर था ही नहीं। तो मैंने वो धीमे धीमे करके मीडियम पेसर स्टार्ट किया और मीडियम पेसर स्टार्ट किया तो जनरली मीडियम पेसर, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ओवर द गेंदबाजी करते हैं। तो मैंने राउंडरी से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगता था आसान होगा वहाँ से आउट करना। ज़्यादा उतना समझ नहीं थी क्रिकेट की, टेक्निकल नॉलेज, पर आउट करना पता था, उसको मैं आउट करता था। तो मुझे चाय मिलती रहती थी हर दिन। उसके लालच में लेफ्ट आर्म पेसर। हाँ, कुछ ना कुछ तो ड्राइव करता ही है। शायद चाय ने ड्राइव किया मुझे और वहाँ तक पहुँचा मैं। तो चाय चाय की सिर्फ वजह PM से- नहीं बनाती, फास्ट बॉलर्स भी बनाती है चाय। वर्ल्ड कप भी जिता देती है फिर 2000। हाँ, पर 10 बार आउट करने में खाना मिलता था, अच्छा डिनर वो भी था। पर आप सब लोग तो क्रिकेट खेले ही होगे ना कहीं ना कहीं। हाँ मैं तो सही यही बॉलिंग ही करता हूँ। मैं भी स्कूल में मेरे को भी ये था कि पिक नहीं करते थे क्योंकि सारे लड़के, मेरी क्लास में मैं अकेला था जो 95 बॉर्न था, सब 94 या 93 बॉर्न थे मेरी क्लास में। तो मुझसे बड़े थे, फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो मैं वो एकदम लास्ट में पिक होता था या कॉमन बनता था। तो मुझे ये लगा कि यार बैटिंग तो मिलती भी नहीं है। एक बारी मैंने बॉलिंग मांगी खुद से कि मुझे यार बॉल दे, मैं बॉल डालता हूँ। और तब ये 2004-05 होगा, इरफान पठान का एकदम पीक चल रहा था। भाई लेफ्ट से डालूंगा मैं भी, इरफान पठान ही बनना है आज मुझे। हाँ, स्विंग। हाँ, स्विंग तो पता ही नहीं थी, बट ये था कि लेफ्ट से डालूंगा मैं भी, मैं राइट ही नहीं डालूंगा। और उससे पहले मैं ऐसे छत पे डालता था अपने बॉल, तो छत तो छोटी होती है, अच्छे अपने घूम जाती थी बॉल, जो भी होना होता था हो जाता था। ये पहली बार था कि स्कूल के ग्राउंड में खेलने का मिल रहा है, पूरी 22 यार्ड्स की पिच है, मेरी बॉल ही 2 टप्पे में पहुंची वहाँ तक। मैं भाई फील्डिंग ही कर, वापस जा। तो मेरे को लगा थोड़ा फिजिकली जब मैं स्ट्रांग हुआ तब मैंने डालना शुरू किया, बट मैंने बॉलिंग ही प्रेफर की हमेशा किया। जैसे अपने बैट और बॉल ना हो तो फिर बॉलिंग चुननी पड़ती है। हाँ, फिर कप्तान भी तुम हो हाँ, अगर अपना बैट है। नहीं, अपना बैट नहीं है तो फिर बॉलिंग ही आएगी, बैटिंग तो आने से रही। तो इसलिए ज़्यादातर इसके बारे में क्या सोचते हो सर आप कि कहीं ना कहीं क्रिकेट में आज भी, इनफैक्ट आज तो और ज़्यादा, बॉलिंग को कहीं ना कहीं बैटिंग से थोड़ा नीचे माना जाता है। वो एक रुकी प्लेयर भी उस तरीके से क्रिकेट को देखता है, जब एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी बात करता है कि मैं बॉलर इस वजह से बना, वो कहीं ना कहीं ऐसा साउंड करता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ है कि बॉलर बनने में। और आज भी जितना पूरा स्पोर्ट ही बैटर की तरफ बनते जा रहा है, हर मैच में इतने ज़्यादा रन्स की तरफ प्रायोरिटी है, बॉलर्स से कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस और कम हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हो एज अ बॉलर? मुझे लगता है एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, शायद अनिल भाई ने बोला था ना कि बॉलिंग थोड़ा लेबर क्लास है, जहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, रिवॉर्ड उतना नहीं है, पर जो बेस है क्रिकेट का वो बॉलिंग है। जब आप मैच में 20 विकेट आउट करने हो, तो टेस्ट मैच की प्योरली बात करें तो आपको एटलीस्ट 4 अच्छे बॉलर चाहिए। हाँ, बैटिंग मैच आपको ऑब्वियसली जिताती है, ऐसा नहीं जिताती है, पर मेजॉरिटी मैचेस जीतने में अगर आपके पास अच्छे बॉलर हैं तभी आपको उतना ज़्यादा मैच जीतने में अच्छा रहता है। यहाँ पे सी कल्चरली ऐसा है कि बहुत स्टैट्स हैवी हम लोग। किसी ने 100 रन बनाया, 100 एक बड़ा नंबर है, किसी ने 5 विकेट लिए, 5 नंबर छोटा है। उसकी वैल्यू जो क्रिकेट खेलते हैं, आप जिससे कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा समझते होगे, शायद वो आम पब्लिक को लगता है 100 बहुत बड़ी चीज़ है। एक 100 रन बना के बैट्समैन 1 साल ड्रॉप नहीं होता, या एक सीरीज तो नहीं ड्रॉप हो सकता, या 2 सीरीज, पर एक 5 विकेट लेके 2 मैच में विकेट ना मिले तो शायद अगले हाँ, मैच से drop विकेट हो की जाता बात है, होने लगे कि बॉलर्स को ड्रॉप कर देंगे। तो ये थोड़ा, मैं दुर्भाग्य नहीं कहूँगा कि ऐसा डिज़ाइन हो गया है क्रिकेट के, जहाँ पर बॉलर्स को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती जितनी बैटर को दी जाती है। वो बैलेंस जो है ना, थोड़ा सा अप एंड डाउन है। इवन विकेट पे भी ट्रैक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बैटिंग फ्रेंडली मिलते हैं, और हम लोग ऐसे बॉलर ही सोचते हैं कि एटलीस्ट 35% तो बॉलर्स की तरफ होना चाहिए विकेट, 80-20 नहीं होना चाहिए। पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल रही हैं, ऐसा नहीं है। पर जब आप खेलना स्टार्ट करते हो ना, तो जो ड्रीम होता है वो भारत के लिए खेलना होता है। फिर बॉलर और बैटर को उतना डिबेट नहीं होता, तो ऊपर जाके जब अच्छा होता है, ख़राब होता है, तब डिबेट होती है। मतलब मैं बॉलिंग को ऐसा मानता हूँ कि अगर आप बॉलिंग की आर्ट किसी के अंदर है तो उसको ज़रूर बॉलिंग परस्यू करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा आर्ट है जो आपको हमेशा मैच जिताने में हेल्प करता है। वो भी कोट है ना कि बॉलर्स विन यू चैंपियनशिप्स। और मेरे को लग रहा है कि जैसे ये हमने सबने देखा कि लास्ट ईयर जैसे IPL में बिल्कुल ही फ्लैट पिचेस हो गए थे,
70 रन खा रहा है एक बॉलर, तो लोगों को नहीं मजा आया था, मतलब वो सोशल मीडिया पे भी और सबने लिखा ही था कि इतने वन साइड मैच भी नहीं देख रहे। तो इस ईयर आप देखोगे थोड़ा कोर्स करेक्शन हुआ है, उतने हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। मतलब इनफैक्ट अब बैंगलोर आरसीबी में भी बॉलर्स को हेल्प मिली है, उन्होंने भी वैसी पिच बनाई है और आरसीबी भी जीती है टूर्नामेंट। तो जो उनके सबसे बड़े हिटर्स थे वो तब नहीं जीते, जब सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप बनाई है हेजलवुड, यश, भुवी, तब जाके वो चैंपियनशिप जीते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जो बाहर से देखते हैं उनको ऐसा लगता है थोड़ा कि भाई बैटिंग के लिए देखने जाते हैं, छक्के चौके देखने, जो कैजुअल व्यूअर्स हैं। बट मेरे लिए तो अभी भी एक फास्ट बॉलिंग का स्पेल एनी डे बेटर है देखना। ये पहले टेस्ट मैच में नहीं मजा आया भाई इतना, मतलब क्या कुछ तो पिच चेंज होगा, 5 दिन फ्लैट रह जाएगी तो फिर मैं क्या ही देख रहा हूँ। फिर तो बस यही है कि जो ज़्यादा बढ़िया खेल जाए। मैं ऑनेस्टली बताऊँ ये बहुत लेम साउंड करेगा, लेकिन जैसे मैं जिस पॉइंट से देखता हूँ, जैसे ये थोड़ा डोपामीन रिलेटेड भी है कि जब एक क्रिकेटर छक्का, मतलब जब एक बैट्समैन छक्का मारता है और बैट उठाता है तो वो लाइक हर बॉल पे सेलिब्रेट करने का मौका होता है ना। तो एज अ बैट्समैन वो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा रिवॉर्डिंग है कंपेयर टू बॉलर, क्योंकि आपको सिर्फ एक विकेट लेम ही है। सही तुमने पहले बोल दिया, क्योंकि लेम ही है ये बात तेरी। ऐसे तूने क्या डेल स्टेन के सेलिब्रेशन नहीं देखे? वहां डोपामिन नहीं मिल रही यार? डेल स्टेन अभी जस्सी भाई कहीं और कर नहीं देख रहा तू? इवन मुंबई इंडियंस का जब बेस्ट चल रहा था तो उनके पास बॉलर ही थे ना, ऐसे जसप्रीत बुमराह था, मलिंगा था और हरभजन सिंह। मतलब बॉम्बे के ट्रैक पे जहाँ पे स्पिन गेंदबाजी मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल, वहाँ भज्जी बात है बॉलिंग करने के लिए। तो वो जो रिनाउंड बॉलिंग कर लो या जो एक्सपीरियंस बॉलिंग थी विद द प्रॉपर स्किल, उसने मुंबई इंडियंस को इतना आगे की तरफ बढ़ाया। मतलब आप नाम भले ले लो, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, उनका कंट्रीब्यूशन था, पर ये 3 बॉलर ऐसे जिन्होंने बहुत देर तक एमआई को बांध के रखा, सपोर्ट किया। 145 भी डिफेंड कर देते थे वो लोग। हाँ, फाइनल में डिफेंड किया। अरे एक उससे लो स्कोरिंग वाला भी किया है 129 वाला रोहित शर्मा वर्सेस सीएसके। रोहित शर्मा तो बहुत लो स्कोरिंग फाइनल्स डिफेंड किए अगेंस्ट सीएसके एमआई को। वो बॉलिंग की वजह से ही है। सर मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा 2007 फाइनल में, जहाँ पे आपने ना मतलब पूरे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट निकाले इंडिया के लिए, और शायद सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे आप उस पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन उसकी ज़्यादा बात होती नहीं है, बात होती है MS धोनी की, बात होती है जीजी के वो 75 रन की। कैसा फील होता है आपको? क्या आपको लगता है कि थोड़ी सी बात तो और होनी चाहिए थी? अब आई एम श्योर बात होती होगी, शायद उतनी हमारे कान में नहीं आती, इतने सोशल मीडिया पर लोग टैग नहीं करते होंगे, पर जिन्होंने मैच देखा होगा उनको तो याद तो होगा ही नहीं कि कैसी बॉलिंग रही यहाँ पर। बॉलर्स की अभी बात ही किया कि बॉलर्स उतना ज़्यादा पॉपुलर फिगर नहीं होते हैं। मतलब मैं अनिल कुंबले और जहीर खान से बड़ा बॉलर तो नहीं हूँ, पर वो इतने पॉपुलर फिगर हैं, नो डाउट हैं, लेकिन कंपेयर टू बैट्समैन में नहीं है। उसकी मतलब इसमें कोई दुख वाली बात नहीं। मुझे लगता है कि शायद वो जो इम्पैक्ट रहा होगा एज ए टोटली इम्पैक्ट, मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा रहा होगा इसमें, कोई क्योंकि ओपन के विकेट आउट करना ये, पर उसमें और भी गेंदबाज थे। बल्लेबाजी की चर्चा थी, MS धोनी का अगर आप नाम लोगे, MS धोनी मुझे लगता है कैप्टनसी वाइज उसके आसपास उस समय तो कोई नहीं था। जैसे उसके डिसीजन थे, जैसे वो मैचेस को चेंज करता था, बिग मैच प्लेयर था MS, और उतना ही बिग मैच प्लेयर था गौतम गंभीर। आप दोनों फाइनल में गौतम गंभीर का स्कोर और करेजियस गौतम गंभीर, क्योंकि मैंने तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया, हम इंडिया भी साथ खेलने गए थे गौतम गंभीर के साथ, तो करेजियस और साथ में बिग मैच इम्पैक्ट, जहाँ पर वो 1-to-1 कि बड़े मैच के बीच छोटा मैच तो गौतम खेलता रहता था किसी न किसी बॉलर के साथ। तो गौतम का परफॉर्मेंस बहुत यूनिक था वर्ल्ड कप में, क्योंकि जो टारगेट तो छोटा ही था, पर उसमें मेजॉरिटी रन गौतम के गंभीर के ही थे। हाँ, मतलब कह सकते हो कि अगर शायद थोड़ी और बात कर सकते थे लोग बॉलर्स के बारे में, पर अगर उस टीम का किसी से पूछोगे आज भी तो आई एम श्योर प्रेज ही करते होंगे कि नहीं, कि मेरा परफॉर्मेंस, आरपी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट था और हर मैच में था। ऐसा नहीं कि किसी मैच में ऐसा नहीं है कि नहीं रहा हो, क्योंकि बॉलिंग का उसमें हमारे साथ और भी गेंदबाज थे जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की यहाँ पर, जिसकी वजह से हम लोग फाइनल में एक और अच्छी चीज़ है ना, फाइनल जब हम लोग का पता नहीं मैच से पहले ऐसा एक फील था हारेंगे नहीं हम, आई डोंट नो क्यों था फील वो शायद बैक ऑफ माइंड में था कि हम कभी चैंपियन पाकिस्तान से ट्रॉफी में हारे ही नहीं। उसके बाद एक बार हार गए थे हम लोग, पर वो फील ना था इतना अच्छा था फील कि पहुँचे हम लोग फुल कॉन्फिडेंस से। बहुत सारा मैच ऊपर नीचे हुआ, पर एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि जब हमें लगे कि हम इस मैच से बाहर हैं या मैच में हम जीत नहीं सकते। हमें लगा था आराम से जाएंगे। 140-45 कितना था, 145 था, ऐसे कुछ था। वो भी शर्मा जी की बैटिंग से हुआ है। शर्मा जी आए बात नहीं, रोहित शर्मा चटपट लगाया थोड़ी देर के, अदरवाइज उतने भी ना होते हमारे, पर उसके बावजूद बढ़िया फील था यहाँ पर, और प्रॉपर यूनाइटेड थी टीम और सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, और सबको अपना काम करने का लिबर्टी भी थी कि आप क्या करना चाहते हो यहाँ पर, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। तो उस लिहाज से
यार हाँ, तुम लोग बात करना अपने सोशल मीडिया मेरे बारे में, बिल्कुल। तो बेटर रहेगा। नहीं, आई थिंक वही चेंज हो रहा है। पहले क्या एक ही मीडियम था ना, कि सिर्फ जो ब्रॉडकास्टर ने दिखा दिया या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गया, और वो शायद बैटर्स को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते होंगे। अब जो आज कल हमने एनिवर्सरी मनाई है T20 वर्ल्ड कप इनकी, उसकी तो सबसे आइकॉनिक लाइन ही हुई है, वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। जस्सी भाई तो बॉलर ही है। हाँ, लाइक कुछ उस किसी को नहीं याद है अक्षर पटेल ने कितने रन बनाए। अक्षर पटेल ने बहुत अक्षर मैच पटेल। चेंज किया है, वो तेज खेला है उस मैच में। कोहली के फाइनल में स्कोर की इतनी बात नहीं होती। वी ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई और हाँ। पांड्या का ओवर, दोनों बॉलर है। रोहित शर्मा का सेमीफाइनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हाँ, अनबिलीवेबल नॉक, पर जस्सी वी बॉलर्स का ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई। समय बदला है, हाँ, समय हमारे लोग का बदला है इसका मतलब। हाँ। अब फास्ट बॉलर लेवर क्लास है। सर अब गिरो ऐसा था। नहीं लगता कि जो टीम इंडिया है वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गई है जसप्रीत बुमराह पे? एक्चुअली इस पर डिबेट काफ़ी चल रही है और हम लोग भी ब्रॉडकास्टिंग में इसकी बात करते रहते हैं कि क्या ऐसा है जो चीज़ें बदलनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह एक बहुत यूनिक बॉलर है, आई थिंक बहुत हमें उसको संभाल के भी रखना चाहिए क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, और साथ साथ में वो मैच विनिंग इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। पर यू राइट, ज़्यादा डिपेंडेंट हम हो गए हैं जसप्रीत बुमराह में, हम उसके आसपास उतनी चीज़ों को नहीं सोचते। हमें लगता है कंफर्ट लेवल है ना कि विकेट चाहिए तो जसप्रीत बुमराह को बॉल दे दो, चीट कोड। हाँ रन रोकना है तो बुमराह को बॉल दे दो, तो वो कंफर्ट में आ गए हम लोग। वो कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आई एम श्योर इंडियन टीम का मैनेजमेंट और सपोर्ट स्टाफ इस बारे में सोच जरूर रहा होगा क्योंकि उस कंफर्ट जोन से, क्योंकि जसप्रीत बुमराह 3 मैच खेलने और हो सकता है अगला ना खेलेंगे, फिर क्या करेंगे आप? हाँ, तो वो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी गेंदबाजों को थोड़ा और पुश करना पड़ेगा कि भाई जसप्रीत बुमराह को दिमाग पर नहीं रखना है, आपको अपने स्किल। सिराज काफ़ी दिन से भारतीय टीम का हिस्सा है, उसको अब इम्पैक्टफुल बॉलर उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता, बीच बीच में रहता है। जिस दिन उसका बॉल सही से गिरा उसने पूरा मैच एक तरफा कर दिया, पर मेजॉरिटी टाइम पे वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है जितना उसको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जितनी उसकी स्किल, जितना उसका स्विंग हो रहा है। साथ में बहुत सारे ट्राई हो रहे हैं कि जिसमें आकाशदीप ने अच्छी सेम अप गेंदबाजी की, पर बुमराह दिमाग में होने से ना वो आप उतनी चीज़ें सोच नहीं पाते कि आपको किसको कितना पुश करना। मुझे लगता है शायद अपने बॉलर भी नहीं सोचते होंगे ना हमें अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करना है। जस्सी भाई तो वही है। और पुश करने से एक बहुत अभी इंटरेस्टिंग स्टैट सामने आए थे कि पिछले 1 साल में बुमराह से 410 ओवर्स करवाए हैं, और जो बुमराह ने सेकंड पे विकेट भी उतने लिए हैं। हाँ, और जो सेकंड पे है उसके सिर्फ 250 से भी कम ओवर्स हैं। तो ऐसा नहीं हो गया कि जैसे जब भी लगे कि हम लोग परेशान है तो सीधे बुमराह के हाथ में बॉलिंग दे दी। ओवर यूज़ नहीं कर रहे हम लोग बुमराह को। 100% जसप्रीत बुमराह ओवर यूज़ हो रहा है क्योंकि उसकी गेंदबाजी अगर लोगों ने, ऐसा मैं मानता हूँ टेस्ट मैच में जब हम लोग खेलते थे कि एक टेस्ट मैच में एक फास्ट बॉलर को 18 से 20 ओवर के बीच में डालना चाहिए या 18 के आसपास ओवर डालने चाहिए। आई थिंक बुमराह ज़्यादा डाल रहा है, वो 21-22 डाल रहा है हर मैच में, हर इनिंग में। वो थोड़ा ज़्यादा है, उसके जो उसका वर्कलोड है इसीलिए मैनेज करने की कोशिश की जा रही। पर कैप्टन्स के नज़रिए से सोचो ना तो हो ही जाता है कि अब आउट करना है तो बुमराह के हाथ में बॉल पहुंचा ही देते हैं यहाँ पर, तो उस लिहाज से थोड़ा ज़्यादा। और उसका इम्पैक्टफुल बॉलिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको वो हमेशा वो सोचने मजबूर करती नहीं हमें विकेट चाहिए तो बुमराह को रखना ही पड़ेगा। पर हाँ, वो थॉट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वो समय आ गया कि बुमराह जीवन भर हमारे साथ नहीं रहेगा। एक दिन तो जाना ही, बुमराह को टेस्ट मैच पहले छोड़ेगा, फिर वनडे छोड़ेगा, फिर तो होना ही सभी क्रिकेटर्स के। और उससे पहले उतनी क्रॉप तैयार हो जानी चाहिए कि बुमराह को कोई ना कोई रिप्लेस कर पाए, क्योंकि बुमराह बहुत यूनिक बॉलर है और पिछले 2-3 सालों में उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उसका बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगता तब था जब वो भुवनेश्वर कुमार के साथ पैर में गेंदबाजी करते थे। वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉलिंग थी, एक स्विंग बॉलर एक दूसरी तरफ डेडली कॉम्बिनेशन था। पर फिर भुवनेश्वर के जाने के बाद वो बहुत सारे चेंजेस हुए यहाँ पर, तो एक प्रॉपर पार्टनरशिप गेंदबाजी के लिए बुमराह को मिल भी नहीं रहा है। ये इम्पोर्टेंट है पार्टनर। हाँ, मतलब मोहम्मद शमी थोड़े दिन के लिए था, शमी ने काफ़ी अच्छा किया यहाँ पर उसकी भी इंजरी हो गई। फिर सिराज 3 से 1 हुआ, तो वो पार्टनरशिप बॉलिंग के लिए उतना अच्छा उसको सामने वाला गेंदबाज उतना लंबे समय तक चलने वाला नहीं मिल रहा है। नहीं, लेकिन हाउ हैज़ इट कम टू दिस कि आज बुमराह पे इतना ओवर डिपेंडेंस है, जबकि हम लोग इंडिया क्रिकेटिंग नेशन बहुत टाइम से है जहाँ वो बॉलर्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। आपके टाइम पे भी आपके कई कंटेम्प्रेरीज थे जो बहुत इक्वल जैसी परफॉर्मेंस देते थे और लाइक 3-4 बॉलर्स होते थे इंडियन टीम के पास हमेशा जो अच्छी विकेट्स निकाल के दे रहे हैं। लेकिन आज ये दूसरे बॉलर्स कमज़ोर पड़ रहे हैं, फिर बुमराह कोई इतने जादुई शक्तियों के साथ आए हैं कि वो इतने विकेट ले रहे हैं तो दूसरों को मौका ही नहीं मिल पा रहा है। आप लोग अपने ओपिनियन बताओ, फिर बताता हूँ मैं अपना ओपिनियन क्या आप लोगों का। मेरे को ऐसा लगता है ना कि बुमराह ने अपना बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया है बाकी बॉलर्स के लिए, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है। बाकी बॉलर्स हमारे पास अच्छे हैं, चाहे हम बात करें अर्शदीप की, हाल ही में बात चल रही थी अंशुल कंबोज की कि उन्हें वहाँ पे खिलाना चाहिए टेस्ट में। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ बढ़िया भी किया था जब वहाँ पे अभी गए थे वो, जो कि वापस आए अभी। हर्षित राणा को वहाँ पे रखा गया है, तो बॉलर्स अच्छे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सिराज की
तो वो अच्छा कर रहे हैं। बस बुमराह ने वो बाहर इतना ज़्यादा हाई सेट कर दिया है कि कहीं ना कहीं हमें बाकी बॉलर्स थोड़े से वीक नज़र आते हैं कंपेयर करें बुमराह से। शुभम भाई आप बताओ, क्या ये बताओ देखो कि ये मतलब क्या वो विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी बनती है एक मैच में, है ना, कि भाई इस ओवर में विकेट निकल सकती है, उस ओवर में बुमराह आके विकेट ले जा रहे हैं तो दूसरों को नहीं मिल रही, या फिर अगर हम इक्वेशन से बुमराह को हटा ही दें तो वहां विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं बनेगी। मतलब थोड़ा तो मेरे को ये लग रहा है कि बुमराह के आने के बाद से मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाकी बॉलर्स रिलैक्स हो गए होंगे, क्योंकि ये तो उन्हें पता ही है कि उनके नाम के अगेंस्ट तो उनका ही विकेट लिखा जाएगा, बुमराह वाला तो उन्हें मिलेगा नहीं। सो वो तो अपनी मेहनत करते ही होंगे पूरी। बट मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है कि अगर हमारी एक स्टेबल बन जाएगी ना यूनिट, जैसे आरपी भाई कह रहे हैं कि ये 3 या 4 खेलने, क्योंकि जो कोहली के अंडर थे अपने बॉलर्स फिक्स थे। इंडिया में खेलते थे तो उमेश खेलता था, बाहर जाते थे तो फिर भुवी और ये ईशांत शर्मा खेले काफ़ी टाइम, एंड जसप्रीत बुमराह फिक्स था। अब क्या है, हमारा काफ़ी टाइम से वो ट्रांजिशन बॉलिंग वाली हो ही नहीं पा रही है। जब से ईशांत शर्मा, उमेश यादव, भुवनेश्वर कुमार तीनों गए हैं, एक कंसिस्टेंसी हमें नहीं मिल पा रही है। अब शायद हमने डिसाइड कर लिया कि शमी से भी मूव ऑन करना है, तो मे बी अब हम फाइनल कर लें कि भाई अपने जस्सी भाई 3 मैच खेलेंगे 5 मैच की सीरीज में, बाकी सिराज खेलेगा और 2 बॉलर और अभी हमें बनाने हैं। जब वो हमारी लाइन अप रेडी हो जाएगी ना, जो मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम ले रही है, डिले चल रही है। बुमराह जब आए थे 2017 वाली सीरीज में, पहली सीरीज से ही सेट हो गया था साउथ अफ्रीका वाली से ही कि भाई हाँ ये टेस्ट मैच का भी बॉलर है और कॉम्बिनेशन भी बन गया, बढ़िया सब हो गया। आई थिंक हम वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। और बाकी सिराज बेचारा एज भी लगाता है, ड्रॉप हो जाते हैं। पहले पिछले मैच में तो ड्रॉप ही इतने ज़्यादा हो गए कि नहीं, मतलब एग्री करता हूँ शुभम कि जब ट्रांजिशन फेज़ में कोई भी टीम होती है तो उसमें चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का पिछले 1.5 साल में, T20 फाइनल जीते और वर्ल्ड कप फाइनल में थे, तो हम एक इम्पैक्टफुल टीम है वर्ल्ड क्रिकेट में, हम एक ड्राइविंग फोर्स है भारतीय क्रिकेट टीम। तो ट्रांजिशन फेज़ को हम उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें लग रहा है नहीं, अभी भी हम उस कंट्री में क्रिकेट को, वर्ल्ड क्रिकेट को ड्राइव कर रहे हैं, पर वो जो 1 साल का, मुझे 1.5 साल का लगता है, जो आपको जो झटके लगने हैं उसके लिए हम रेडी नहीं है, पर वो लगने ही है। क्योंकि आपके सीनियर प्लेयर जा रहे हैं धीरे धीरे, सीनियर प्लेयर के साथ साथ जूनियर प्लेयर्स को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आके परफॉर्म करना भारतीय टीम के लिए आसान होता नहीं है। क्योंकि आपको क्रिटिसाइज़ भी लोग करते हैं यहाँ पर, फैंस, और आपको बहुत प्यार भी करते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। पर वो तभी संभव है जब थोड़ा परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाए यहाँ पर। और जब विश्व क्रिकेट में आप खेलने जाते हो तो सामने अगर आप देखो तो आपको 6 अच्छे बैट्समैन मिलते हैं, शायद वो बाकी लीग्स में इतना नहीं होता होगा। तो उस लिहाज से जो चेंज है उसको अभी जल्दी से हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे पास बॉलर्स हैं, इसमें एक्सपीरियंस भी आ गया है। सिराज का आपने नाम लिया, सिराज का एक्सपीरियंस है, इवन आकाश के पास एक्सपीरियंस है, मुकेश भी इसमें खेले यहाँ पर। क्योंकि पहले भुवनेश्वर कुमार गए, वो स्विंग चली गई, उनसे मूव ऑन कर गए। बुमराह भी लीड कर रहे हैं, मोहम्मद शमी का इंजरी के चक्कर में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है अप एंड डाउन है। पर वो थॉट में बुमराह इतना ज़्यादा है, उसका बार इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम उससे कंपेयर वाला बॉलर ढूंढ रहे हैं, वो शायद संभव नहीं है कि उसके बराबर के बॉलर हमें मिल जाए यहाँ पर हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो उसके आसपास की परफॉर्मेंस दे, या फिर जो इतना डिसिप्लिन बॉलर हो कि जो एटलीस्ट अपने लिमिटेड एबिलिटी में बेस्ट करके दे, जो MS धोनी के अंदर खासियत थी, लिमिटेड एबिलिटी की बेस्ट निकाले। तो वो बॉलर्स का लाइनअप हमें तैयार करना है। डोमेस्टिक सर्किट से ढूंढना अंशुल कंबोज, क्योंकि मैंने स्काउटिंग भी करता हूँ, तो मैंने अंशुल कंबोज देखा तो मुझे लगा था ये हमारा एक लंबी रेस का घोड़ा है, स्ट्रॉन्ग लड़का और अच्छा सीम पोजीशन। तो अंशुल आज निकल आएगा ही, उसको रोक नहीं सकते, उसको आना ही, जितनी अच्छी वो गेंदबाजी कर रहा है यहाँ पर वो अब कब आएगा वो देखना। बुमराह के साथ भी ऐसा ही था, क्योंकि मैं गुजरात के लिए एज ए प्रोफेशनल प्लेयर खेल रहा था, बुमराह हमारी टीम का हिस्सा था, तब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हुआ करता था, तो पता नहीं आएगा, पर वो डिले हो रहा था। एक बार उससे कॉल हुई, फिर उसको वापस भेज दिया कि उसको नहीं, अभी ये टेस्ट मैच के लिए रेडी नहीं है, फिर नहीं ऑस्ट्रेलिया क्यों भेजा, जब इंडिया आएगी तो बहुत सारे इवेंट बढ़ते हैं, पर इवेंचुअली आएगा। तो अंशुल कंबोज का वो टाइम आने वाला है, मुझे लगता है अंशुल कंबोज आ जाएगा तो शायद वो जो आपको एक 20-22 ओवर बॉलर चाहिए ना, जो आपको कंसिस्टेंट, अंशुल कंबोज करके देगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सिराज, आकाशदीप और मुकेश, जो भी आप कर लीजिए। बुमराह के एक हमें सामने वाला गेंदबाज तैयार करना है और एक्सेप्ट करना है कि भाई हम ट्रांजिशन फेज में हैं और हमारे साथ जो चीज़ें थोड़ी हिलेंगी उसको हमें बर्दाश्त करना है एज ए मतलब सीनियर प्लेयर कह लीजिए, आप लोग रिटायर्ड प्लेयर या फैंस या आप लोग कंटेंट क्रिएटर की, नहीं ये होना है, बस हमें सिर्फ बंधे रहना साथ में इंडिया टीम के।
और एक मेरे को ये भी लगता है कि पहले जो हमारी फास्ट बॉलिंग सबसे अच्छा चली है वो कोहली के टाइम पे चली है, क्योंकि तब इंडिया में भी पेस फ्रेंडली कंडीशंस होती थी। फिर जब से WTC आया आपने डिसाइड किया कि भाई मैच जीतना है हमें, तो स्पिन वाली पिचेस बनाओ, बस पॉइंट्स मैटर करते हैं, कुछ नहीं। तब हमारे फास्ट बॉलर्स को इंडिया में ही वो कंडीशन नहीं मिल रही है जो उन्हें हेल्प करे। फिर बाहर जाके सडनली चेंज करना उनके लिए भी उतना ईजी नहीं है। पहले क्या पूरे साल का रूटीन बना रहता था कि जहाँ पिच मिलेगी वहाँ असिस्टेंस है हमारे पास, तो हमें बस जो एडजस्टमेंट है माइनर वो करने हैं कंडीशन के हिसाब से, बट एटलीस्ट सूट तो कर रही हैं पिचेस हमें। अब वो पिचेस इंडिया में ही नहीं मिल रही हैं उनको। ये लास्ट इंग्लैंड सीरीज में हमने जो ट्राई किया, न्यूजीलैंड में वापस हम उस पिचेस पे आ गए, तो यहीं कुछ नहीं है। चलो वैसे बॉलर्स की बहुत बात हो गई हाँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा टीम के कोच गौतम गंभीर के बारे में। वो इस ट्रांजिशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं? इज ही ईजिंग इनटू द ट्रांजिशन या फिर वो रश कर रहे हैं? और क्योंकि आप गौतम गंभीर के साथ आपने उनको क्लोजली देखा है, आप ही के टाइम पे उनका करियर शुरू हुआ था, आपके साथ वो बहुत खेले हैं, यू हैव शेयर्ड द ड्रेसिंग रूम फॉर अ लॉन्ग टाइम। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ट्रांजिशन कि गौतम गंभीर इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो गौतम गंभीर के सामने ही है, क्योंकि उस टीम का जो अहम भूमिका निभाएंगे वो चीफ सेलेक्टर और गौतम गंभीर जो भारतीय टीम के हेड कोच या डायरेक्टर जो भी आप बोलो। गौतम के लिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही ना कि सीनियर प्लेयर्स जा रहे हैं और जूनियर प्लेयर्स को आपको सही से टैकल करना है, सही से उनको सिखाना भी और सही से उनसे परफॉर्मेंस दिखलानी है। तो गौतम के लिए तो बहुत चैलेंजिंग टाइम है कि अपने आप को होल्ड करना और सही परफॉर्मेंस निकालना है यहाँ पर। इसमें फिर हर आदमी ट्राई करता है, कुछ आदमी रश करते हैं, कुछ आदमी होल्ड करते हैं, तो गौतम भी उसी का एक हिस्सा है। थोड़े प्लेयर ट्राई भी कर रहे हैं, थोड़े सीनियर पे रिलाई भी कर रहे हैं, उस लिहाज से चीज़ें वो ठीक कर रहे हैं। वो रिजल्ट शायद उतना आपको ना दिखे यहाँ पर। हमने पिछली साइकिल में देखा था, राहुल भाई हमारे जब हेड कोच था, ऐसा नहीं पहले 2 साल में बहुत अच्छा किया है, धीमे धीमे बिल्ड करके हम जाके T20 वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन हुए, उनके जो लास्ट सीरीज थी हम। तो गौतम भी शायद इस परिस्थिति को जितने जल्दी समझ जाएं, आँख लेके यार ये सिचुएशन है यहाँ पर, हमें इसको कैसे होल्ड करना है। क्योंकि जो ताज़ा मेमोरी टेस्ट मैच जो हम लोग हारे हैं, हम सबको पता था कि इंग्लैंड टीम हमेशा टेस्ट मैच जीतने के लिए खेलती है और वो जीतने के लिए ही जाएगी। हमारी मिस्टेक्स कहाँ, इसको आइडेंटिफाई कर लें। हम भी जीतने चाह रहे थे, वो भी जीतना चाह रहे थे, पर एक समय ऐसा आता है जहाँ पर आपको लगता है कि अब मैच थोड़ा आपको हाथ से जा रहा है, आपको मैच होल्ड करना चाहिए। वहाँ पर होल्ड किया नहीं, फिर भी जीतने जा रहे हैं। तो गौतम को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे राइट करनी है। गौतम के लिए बहुत टफ टाइम है पिछले अगले ये इंग्लैंड सीरीज, उसके आगे वाले भी 2-3 सीरीज। मुझे जो लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं, चलो गौतम गंभीर रश कर रहे हैं ट्रांजिशन में, वो तो पता नहीं, मुझे लगता है फैंस बहुत ज़्यादा रश करते हैं कि हर एक मूव को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखा जाता है ना। अभी ऑलरेडी वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आए हैं, उतना मुझे ऐसा लग रहा है लोग भूल गए हैं वो। नहीं भाई, हम फॉर्मेट मिक्स नहीं कर रहे हैं। फैंस तो टेस्ट मैच में घुसता है 10 में सिर्फ 2 जीते हैं। नहीं 2 भी लेकिन बांग्लादेश से आप जीते हो और 1 ऑस्ट्रेलिया से, बस बाकी आप सारे मैच हारे हो। यार फॉर्मेट हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। फैंस का तो मुझे लगता है गुस्सा थोड़ा वैलिड है। टेस्ट मैचेस में तो हम सब पार्ट चल ही रहे। 2 and 3 out of 10 is not justified at all। टेस्ट मैच बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है ये, हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें हमें शुगर कोट नहीं करना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी तो मतलब जीते हैं ठीक है, बट बहुत यार लेकिन एक आईसीसी ट्रॉफी हम पिछले 1 साल में 2 आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं। ऐसा फैंस को देख के लगता नहीं है कि हम जीते हैं वो इतने लंबे ड्रॉट के बाद। सेटिस्फाई क्यों हो भाई? फैंस तो डिमांडिंग होनी ही चाहिए। फैंस भाई आपको क्या लगता है, आप बताओ। नहीं, जैसे शुभम ने कहा है, टेस्ट क्रिकेट में हम बहुत पीछे रह गए हैं अभी पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो। और शायद उसका रीज़न जो मुझे लगता है पर्सनली, इंडिया में हम जीत जाएंगे, उसका रीज़न ये है कि हम स्पिन पिच बना रहे हैं। और स्पिन पिच बना रहे हैं तो हमारे जो बॉलर्स हैं, 3-0 हार गए। नहीं अभी वो बटे ठीक ना। है, ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। इंडिया का भी अब रिस्क किया है क्या ना। अब वही हमारा बांग्लादेश वाला हाल हो गया। बांग्लादेश वाले क्या करते थे कि वो अब इतनी ज़्यादा स्पिन पिच बना देते कि वो न्यूजीलैंड को भी हरा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रहे हैं। तो हम सेम ट्रैक पे चले गए हैं वो 2 पॉइंट्स के लिए। वो कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में हमें पीछे धकेल रहा है। सिर्फ मतलब बांग्लादेश से हाल नहीं हुआ हमारा है, ऐसा मत बोलो। ये भी थोड़ा नहीं, बांग्लादेश वाला हाल नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। Approach बांग्लादेश क्या वाला है? हाल है, मैं कह रहा हूँ जो बांग्लादेश वाले जो कर रहे थे कि वो Approach, हाँ। स्पिन पिच बना लो, हम बड़ी टीम को हरा देंगे। तो हम वो 2 पॉइंट्स के लिए कर रहे हैं चीज। ऑनेस्टली तो उन पिचेस पे भी मजा नहीं आता है। जो कोहली के टाइम पे पिचेस थी ना, वो एकदम परफेक्ट थी कि वहाँ पुजारा की 100 भी हमें देखने मिल जाती थी। फिर ईशांत शर्मा, उमेश यादव इंडिया में 5 विकेट भी लेके दिखाते थे। अश्विन जडेजा भी विकेट लेते थे। सबके लिए कुछ ना कुछ होता था कि यार हर दिन फर्स्ट डे शायद फास्ट बॉलिंग को कुछ मिलेगा, फिर सेकंड डे आप थर्ड डे बैटिंग अच्छी कर लो, और जब पिच क्रैक्स आएंगे तो फिर स्पिनर्स फिनिश कर देंगे। वो मेरे को लगता है थोड़ा इवन था, ज़्यादा कंपटीशन। बट अब वो ये WTC पॉइंट्स के चक्कर में वो करते हैं मैटर। लेकिन ये है ना, गौतम गंभीर का जो सीन बनता है, एक तो फैंस जो होते हैं वो सब ने क्या कर दिया है, सोशल साइट पे आके पहले तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं
उसके बाद गौतम से ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं। जीजी जैसा कोच एकदम से मिलना बहुत मुश्किल रहता है, ठीक है। और जीजी जैसे जुझारू प्लेयर होते थे वो सब जानते हैं। अगर हम लोग देखें, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए हैं तब हारे हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कहाँ पे काम आए हैं? चैंपियंस ट्रॉफी में काम आए हैं। अगर हम फॉर्मेट मिक्स भी कर लेते हैं तो भी जीजी एक काफ़ी अच्छे कोच अभी तक तो साबित हो रहे हैं। फिर चाहे हम नहीं आईपीएल की भाई, बात करें, मिक्स क्यों कर रहे आई हैं? एग्री। मिक्स हाँ, क्यों कर रहे हैं? मिक्स करना मैं ये पड़ेगा। कह रहा हूँ फिक्स क्यों मिक्स करना पड़ेगा फॉर्मेट। यार सिर्फ टेस्ट मैच में अगर प्योरली हाँ, टेस्ट मैच देखो टेस्ट ना, मैच तो हमारा अलग है उतना अच्छा भाई। नहीं है, इसमें हाँ, accept कर लेंगे प्योरली इसमें। अगर हम टेस्ट मैच की बात करें, हाँ। उसमें कोई लेकिन different बात नहीं जीजी है। अभी टाइम देना चाहिए। अभी हमारे रोहित और कोहली दोनों अब हट रोहित तो चुके टेस्ट मैच हैं। का प्लेयर ही नहीं था, वो तो हाँ, पहले वो से नहीं था। दोनों वहां से हट चुके हैं और ऊपर से विराट फिल्डर भी कोहली इतना का ज्यादा जाना साथ मुझे नहीं लगता दे है रहे। वो एक ज़्यादा मुश्किल बात है, क्योंकि उस नंबर पे आके पूरे मैच को चलाना टेस्ट मैच में विराट कोहली से बेटर कोई कर नहीं रहा था। पर अगर शुभम, आप सब लोग पिछला मैच देखो, सिर्फ जो रिसेंटली हुआ, इंग्लैंड के खिलाफ हम मैच हारे हैं, 5वें दिन आखिरी आधे घंटे में हारे मैच। तो एक बात तो उसमें अच्छी थी, सिर्फ अगर, क्योंकि मैं हमेशा जनरली पॉजिटिव साइड ज़्यादा रहता हूँ मैं, हम कह सकते हैं हम मैच बचा सकते थे, नो डाउट। पर पॉजिटिव साइड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मैच जीतने जाते हो तो वो पॉजिटिव साइड है कि आप जीतने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो शुभमन कोशिश कर रहा था विकेट मिल जाए और हम मैच को चेंज करें, उसने थोड़ी कोशिश भी की और कुछ कायदे भी हुए। पर ये अप्रोच ना अगर जीतने की रहेगी ना तो इवेंचुअली आपको बेनिफिट देगी। सिर्फ इंग्लैंड की हम बात करें, जब से उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट स्टार्ट किया, हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं बेसबॉल की, आओ मारते रहो। पर पिछले टेस्ट मैच में बेसबॉल का डिफरेंट रूप देखने को मिला। उन्होंने मैच को बनाया, पुश किया और जीतने गए। जैक हाँ। पॉली रुक के खेला, उसने अटैक नहीं किया। उसने अटैक भी नहीं किया और हाँ। पुश किया, आगे लेके गए, वहाँ पे मैचेस जिताया। उसमें जो रूट थे, जो रूट चले एक्सपीरियंस प्लेयर हो, उसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ पर जो रूट ने लैप शॉट नहीं मारा एक भी। लैप शॉट नहीं मारा, तो उन्होंने अपने आप को होल्ड किया। पर वो थॉट जो पिछले 4 साल में बिल्ड किया इंग्लैंड ने कि हमें मैच जीतने के लिए खेलना है, हाँ। तो पिछले मैच वो थॉट इंडिया के पास था कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। तो एक अच्छा पॉइंट है कि एक मैच जीत सकते हो। अगर इसी थॉट के साथ आगे चलेंगे तो कुछ ना कुछ मैच जीते। जब 1-2 मैच जीतोगे आप तो आपको बिलीव बढ़ेगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारा जो लिमिटेड स्क्वाड है या हमारे पास जो लिमिटेड टैलेंट है उसको कैसे नर्चर करें, उसको कैसे इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस निकलाएं। तो एक गुड पॉइंट था पिछले मैच में। ओवरऑल अब 10 मैच में 8 हारे हैं, वो सब तो काफ़ी ख़राब रहा। इंडिया में 3 मैच हार के वो सबसे ज़्यादा ख़राब था, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, मतलब वो हमें भी ख़राब लगा। पर आगे जाते हुए मुझे एक थोड़ी सी पॉजिटिव पिछले जो टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ दिखी, वो अप्रोच भारत की बहुत बढ़िया रही। हाँ, नहीं पिछला मैच तो बेटर देन एक्सपेक्टेड ही था कि इतना नहीं सोचा था कि इतना 5 हाँ, शॉट वो ऐसे ज्यादा approach हुई। ला हम भी कैचेस जीत ही पकड़ते हैं, सकते जीत सकते थे। हाँ, यस। बस वो विकेट थोड़े से ज्यादा दे दिए थे उन्होंने आखिरी कुछ ओवर्स में, जहाँ पे रन्स बनाए जा सकते थे और ज्यादा वो नहीं बना पाए थे। बस वहाँ ही गलती थी। उसके अलावा शुभमन कैप्टनसी वाइज भी मुझे काफी कुछ ऐसी गलतियां तो बहुत ही ऐसा नहीं है, पर गलतियां में तो कैचिंग भी थी। 5-6 टेल कितने 72 में पहले 41 में 7 आउट हुए, दूसरे में 31 में 6 आउट हुए, लास्ट के टेल कर नहीं पाई। तो वो ऐसे देखो तो बहुत सारी गलतियां तो इसमें निकालने बैठेंगे, पर खूब सारे पॉजिटिव थे। ऋषभ पंत का दोनों इनिंग में 100 आया, शुभमन गिल की पहली इनिंग, तो वो साथ में हमारा अप्रोच बहुत अलग था। हमने गेंदबाजी बहुत डिसिप्लिन में की, बाउंसर भी टाइम पे लगाया, तो बहुत सारे बॉक्सेस हम टिक कर रहे थे। चीज़ें हमारे फेवर में गिरी नहीं। अगर हमने 1-2 अच्छे ब्रिलियंट कैच पकड़ लिए होते तो चीज़ें बदल जाती यहाँ पर मैं फिर भी बहुत मुझे तो काफ़ी ठीक लगा कि एटलीस्ट उन्होंने अपने आप को पुश किया मैच जीतने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। और WTC साइकिल आपको ये हमेशा ये एहसास दिलाती है कि आपको जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। शायद वो एक टेस्ट मैच के जो भविष्य को बदल देगा ये साइकिल। No one अगर will play for draw now. हाँ, सर ऋषभ पंत के बारे में भी आपने बात की, लोग ने उन्हें MS धोनी से बताएगा, इससे बेटर मत आएगा तुम्हें। हाँ, वो रिएक्शन बहुत ज्यादा आए थे शुभम भाई आपके, वो यस ऋषभ पंत यस। तो क्या वैसा ही रिएक्शन था 200 के बाद आपका? टेस्ट मैच के तो बड़े सब इंडिया का नंबर 1 बैटर है, स्टैट्स भी बताते हैं, इम्पैक्ट भी All बताते time. हैं। ऑल टाइम मतलब विकेट कीपर तो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट है, किसी के इतने 100 नहीं है। और अगर वो 90s जोड़ लें जिसमें एक बार भी वो नर्वसनेस की वजह से आउट नहीं हुए, हर बार शॉट खेलते में आउट हुए, तो आई थिंक उनके अभी तक कितने शायद 800 है शायद। हाँ 8 तो ऑलरेडी है, बट 9 मिस भी किए हैं जो 90s में आउट हुए हैं। तो वो जोड़ लो तो 14-15 100 होते हैं बहुत कम टेस्ट मैचेस में, 30 कुछ टेस्ट खेले हैं। So, हमारी हिस्ट्री का बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है, फार हेड देन MS धोनी। हाँ। बहुत ज़्यादा MS से आगे। सेना कंट्रीज में इससे बेटर परफॉर्मेंस किसी ने किया नहीं। जहाँ पर फॉरेन पिचेस में जहाँ पर बॉल सिंह मतलब ऋषभ पंत का ही रहा, और शायद वर्ल्ड का दूसरा विकेट कीपर जिससे 200 इनिंग में 100 बनाया। हाँ, एक बार और हुआ है और सेकंड टाइम फ्लावर ने किया था, एंडी फ्लावर ने ने पहले और ऋषभ पंत दूसरा है। वैसे ट्वीट मैंने किया था। सर ऋषभ पंत के साथ ये फॉर्मेट जब चेंज होता है तो क्या रीज़न है कि परफॉर्म नहीं कर पाते? यार फॉर्मेट चेंज होने में देखो बहुत, अगर आप बात करो ऋषभ पंत से, कॉन्फिडेंट प्लेयर है, उससे गेम खेलने का तरीका अलग है। वैसे पिछली इनिंग दोनों इनिंग इतने रिवर्स स्वीप मारे नहीं उसने,
नहीं हमारे तो गिरने पड़ने वाले सारे वो तो shots रिवर्स चले स्विच थे। होते हैं, तो सिर्फ रिवर्स नहीं बट मारते मारते अपने आप से बात भी करी, ये वाला नहीं मारना है, ये सीधा आ रहा है। वो एकदम बेस्ट था। डिफरेंट फॉर्मेट में सारा खेल अप्रोच का, कि आप अप्रोच कैसे करते हो। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने में आपकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ है थोड़ा दब जाती हैं। टेस्ट मैच वो आपको ऋषभ पंत थोड़ा अलाउ करता है कि आप कुछ बॉलें ले भी सकते हैं, इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। T20 फॉर्मेट में जितना उसका खेलने का तरीका है, जितना परफॉर्मेंस होना चाहिए, उतनी परफॉर्मेंस है नहीं, पर बहुत दूर भी नहीं है जैसा उसका बैट स्विंग है और जैसा गेम को अप्रोच करता है। और उसमें टेस्ट मैच जब भी वो खेलते हैं उनके शॉट पे वैल्यू है, क्योंकि वो फील्ड प्लेसमेंट बहुत डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। और जब बात आती है ODI या T20 की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे उन शॉट्स को मारना, और जब टेस्ट मैच में वो मार रहे तो वहाँ से वो वैल्यू घट जाती है, जिस वजह से रन्स तेज़ी से बढ़ने लगते हैं उनके। परसेंटेज, हाँ, कि वनडे में थोड़ा फील्डर पीछे रहते हैं, अगर इस टाइम हो तो आउट होने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, टेस्ट मैच प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। आई थिंक मुझे लग रहा है अब थोड़ी शायद ये मैच्योरिटी भी उन्होंने दिखाई इस बार तो, कि 90s में जब होते वो जो रूट तक को लेके आए कि इसको तो मार छक्के निकल के बिल्कुल ही हम रूट को ले आए हैं, जो हमारा मेन चॉइस बॉलर भी नहीं है, उसको भी उन्होंने पूरा सिंगल लेके निकाल दिया और फिर मारी 100 छक्के से ही, बट अपनी बॉल देख के पिक की, ये नहीं कि अपने ईगो पे ले लिया कि रूट है तो इसको मैं मारूंगा ही। तो स्टोक्स ने भी वो सारे टैक्टिक्स लगाए, बट आई थिंक इस बार ही वर्क नहीं किए। तो दोनों बार उन्होंने काफ़ी बॉलें 90s में खेली कि आई विल गो फॉर दैट माइलस्टोन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सर, थोड़ा डाइग्रेस करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ अभी चल रही है, T20 टूर्नामेंट अभी IPL खत्म है, T20 तो अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। आपको क्या लगता है कि ODI का एक फॉर्मेट के तौर पर फ्यूचर क्या है, क्योंकि अब बायलैटरल्स बहुत कम हो रहे हैं और 2027 वर्ल्ड कप के फॉलो अप तक भी बहुत कम बायलैटरल्स ही हैं जो प्लेयर्स को मिलेंगे, जबकि पहले बहुत ज़्यादा ODI क्रिकेट खेला जाता था। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि क्या इस फॉर्मेट को प्रिजर्व करना चाहिए, या फिर अब इतना ज़्यादा क्रिकेट हो गया है T20 फॉर्मेट में और टेस्ट में कि ODI कहीं ना कहीं थोड़ा गायब हो जाएगा? सो क्रिकेट अगर पूरा इतिहास देखो, अब बहुत बदलाव हुए हैं। 60 ओवर के ODI से 50 पे भी आ गए हैं। T20 फॉर्मेट हो गया, 6 दिन के टेस्ट मैच को 5 दिन कर दिया गया, पहले 6 दिन का होता। बहुत बदलाव हुए। मुझे ऐसा लग रहा है जो ODI का भविष्य अच्छा नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप बचेगा, बाकी फॉर्मेट बंद हो जाएगा। ये बायलैटरल सीरीज भी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ जो ICC ट्रॉफीज बचेंगी, जिसमें से आप, मैं कहूँगा प्योरली वर्ल्ड कप बचेगा। चैंपियंस ट्रॉफी भी कह सकते हो, पर वो भी इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। मेजॉरिटी फोकस रहेगा हमारा टेस्ट मैच पे, क्योंकि टेस्ट हमें एक्चुअली टेस्ट करता है, और क्रिकेट का एक्चुअल फॉर्मेट जब स्टार्ट हुआ टेस्ट मैच का ही था, और शायद वर्ल्ड का टफेस्ट स्पोर्टिंग फॉर्मेट है। इतना टफ कोई और स्पोर्ट्स है नहीं जो टेस्ट मैच देके आता है। T20 फॉर्मेट टाइम जैसे इवॉल्व हुआ है, चीज़ें बदली हैं, बदलते के साथ साथ खेलने का प्रारूप बदला, और T20 फॉर्मेट आज के हिसाब से बेस्ट फॉर्मेट, इससे छोटा भी नहीं होगा, इससे बड़ा भी नहीं होगा। तो वनडे तो मुझे तो उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, वो इवेंचुअली बंद हो ही आ जाएगा और सिर्फ वर्ल्ड कप बचेगा। आई थिंक रोहित कोहली के साथ चला ही जाएगा, उनके साथ और चला जाएगा। और अभी जो अगले 18 हैं वो इंडिया के जो खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के बिल्डअप के लिए, वो सबसे वैल्यूएबल रहेंगे, क्योंकि कोहली अब बस वहीं दिखेगा, वो कहीं खेलता हुआ दिखेगा नहीं। सोल्ड आउट हो चुके हैं शायद टिकट्स, ऐसा कुछ नहीं अभी तो पता भी नहीं है कहाँ होने हो। ऐसा कुछ आया था जहाँ पे 90,000 ऐसा कुछ तो नंबर था कि टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं एडवांस में, या फिर कोई बस चल रहा है, ऐसा कुछ। नहीं अभी तो शायद वेन्यूज भी नहीं पता है कहाँ। लेकिन ये हम ODI क्रिकेट के फ्यूनरल की बात क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा आई थिंक वी आर ऑलरेडी 4 years लेट। हम 23 वाला जीत जाते तो आई थिंक वहीं कर देना चाहिए था। नहीं देखने भाई वो 20 के 30 ओवर मेरे को बहुत ऑनेस्टली देखने हैं, क्योंकि भाई मैंने ज्यादातर एक और प्लेयर्स देखे भाई, किसी को नहीं नहीं देखने। ज्यादातर मैंने टेस्ट मैचेस उतने नहीं देखे, क्योंकि भाई नहीं जमता कभी कभी 5 दिन तक एक मैच को फॉलो करना, और T20 थोड़ा ऐसा लगता था कि कम इंपॉर्टेंट है ODI वर्ल्ड कप की जैसी परसेप्शन है उसकी वजह से। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा ODI क्रिकेट ही देखा है, और बहुत पूरी एक जनरेशन ने देखा है जो 2003 से लेके अभी ये 2022-23 तक भी ODI को ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती थी। लेकिन अब एकदम से फेज आ गया है जहाँ पे थोड़ा उसको साइड लाइन कर रहे हैं। उसका बेटर वर्जन अवेलेबल है ना, क्या T20? हाँ, अगर तुझे वही सब मजे लेने हैं कि भाई पावर प्ले में कुछ देखने को मिले, स्लॉग ओवर्स अच्छे, तो 3 घंटे में देख के फ्री हो जा। लेकिन पर फिर T20 वर्ल्ड कप हम जीतते हैं, उसको उतनी वैल्यू सी नहीं आती दिल से, जैसे रोहित शर्मा खुद भी कहता है। रोहित शर्मा भी कहते हैं ना वो ODI वर्ल्ड कप है 50 ओवर वाला, क्यों जीत नहीं पाया? जीत नहीं पाया तो अब हमेशा audience उसकी अगर वैल्यू ज्यादा देखे तो रहेगी जो चीज़ हाथ में नहीं है। जो चीज़ हाथ में ये भी होता है ना, ऑडियंस अगर देख रही है तो वो चाहेगी कि 3 घंटे में मैच खत्म हो जाए, जो जो फैन मोमेंट हो। ऑनेस्टली बताओ, ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत गई, सब कुछ ठीक है, बट आई डोंट थिंक भाई मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। हाँ नहीं तुझे आया होगा ऑफ कोर्स, तेरा नहीं पता, बहुत मतलब मुझे ना इजी भी लगा सर। नहीं, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं, ऐसा नहीं है। पर अगर
ओवरऑल पिक्चर देखो, नंबर्स के हिसाब से टेस्ट मैच हमेशा रहेगा। टेस्ट मैच क्योंकि आपको वो हमेशा एहसास दिलाता है कि अगर आपको सुपर ह्यूमन बनना है तो आपको टेस्ट मैच खेलना है। वो खेलना आसान है नहीं, आपको 90 ओवर की और T20 फॉर्मेट। वेरिएशन भी उसमें इतने ज्यादा है ना कि पिच भी चेंज होगी, वेदर भी चेंज होगा, सब कुछ होगा। और T20 फॉर्मेट आने से वनडे का थोड़ा वैसे भी डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, क्योंकि लोग वो जो 3 घंटे का जो पिक्चर देखनी चाहते हैं वो पूरे दिन ही स्पेंड करना चाहते हैं। टेस्ट मैच के लिए जो एक्चुअल फैन फॉलोइंग है वो है कि पूरे दिन जाएगी, थर्सडे देखेगी, फ्राइडे देखेगी, सैटरडे मंडे को रिजल्ट देखने आएगी, वो तो है। पर वनडे फॉर्मेट के लिए थोड़ा दुखद होने वाला है। कुछ अगर आईसीसी ने कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं किए या स्टेप नहीं उठाया तो इवेंचुअली उसका फैन फॉलोइंग, वर्ल्ड कप फैन फॉलोइंग रहता है। बाकी आप बायोटेस्ट सीरीज देख लो, अगर इंडिया इंग्लैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया नहीं तो क्या हालत होती नंबर्स की हमारे। और T20 वर्ल्ड कप का भी जो तू कह रहा है फीलिंग आई भाई, क्या इतने लोग आए थे जब ट्रॉफी आई थी मुंबई में, क्या था क्या फील था यार, हाँ। 119 बना के जीत गया, क्या फील हो सकता पूरी है? फील थी भाई T20, ये चैंपियंस ट्रॉफी में उल्टा की जिसमें फील नहीं आई। हाँ, वो तो T20 वर्ल्ड कप में तो पूरी फील आई है यार। सब तुम गए थे क्या अमेरिका? नहीं, मैं तो यहीं मुंबई में भी नहीं गया जहाँ ट्रॉफी आई थी, ऐसे ही देखा। बट मैं वैसे कह रहा हूँ उसमें तो पूरी फील थी, उसमें तो कोई ऐसा डल मोमेंट नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसे मैच नहीं मिले। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ऐसे मैच नहीं मिले हाँ, जैसे हमें कुछ नहीं, फाइनल हाँ। मिल गया था। चैंपियन ट्रॉफी थोड़ा सा इजी लगा, Easy हो गया। मतलब इस इंडिया के बार। कंपटीशन में ऐसी कोई टीम लगी नहीं कि भाई इससे डर है थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया मतलब ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी ऐसे जो हमें परेशान करते परेशान वो भी करने वाली नहीं teams थे नहीं थी अपने वो। उसमें। मतलब वो हम लगा जीत कि गए, हम moment जीतने था। वाले ही हैं। नहीं, जैसे 2023 वर्ल्ड कप में बोलूँ हम नहीं जीते बट तब भी हाँ, बढ़िया हाँ, मैचेस बढ़िया। हुए, वो बहुत बढ़िया था वर्ल्ड कप। उसमें बट आप थोड़ा- ये बताओ 2023 का वर्ल्ड कप ज्यादा स्पेशल था कि ये 24 का T20 वर्ल्ड कप नहीं, वो 23 अभी भी है कि नहीं? हाँ। तो वही तो मैं कह रहा तो हूँ। बट चैंपियंस ट्रॉफी वो नहीं प्रोड्यूस कर पाई। अब उसका फॉर्मेट Champions कह Trophy लो को- या कुछ भी कह लो, वो 23 में T20 तो था। वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी को कंपेयर नहीं करेंगे देखिए, क्योंकि वो वर्ल्ड कप 23 का वर्ल्ड कप ना भारत में था हाँ, और बहुत अच्छे से हाँ, ऑर्गेनाइज उसका किया जो इंडिया ने। reason- इंडिया ने जबरदस्त ऑर्गेनाइज किया, हमारे पूरे जो फैन बेस था उसने जबरदस्त सपोर्ट किया, सभी टीमों को सपोर्ट किया और अच्छे से मैचेस हुआ। फाइनल हम नहीं जीत पाए, ठीक है, हमारा उस दिन नहीं था, भाग्य नहीं था, बाकी हमने पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट ही किया था। हाँ, वो बहुत इंडिया में होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इंडिया में हो रहा है, प्लस जैसे भाई हर मैच के बाद फील्डिंग मेडल मिलना, वो इतनी बड़ी चीज़ थी, तो बहुत फैंस उससे क्लोजली अटैच थे। T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा मतलब टाइमिंग्स का एक तो इशू था कि यूएस में हो रहा है, इंडिया में होता वो भी तो फिर वो ज़्यादा बेटर हो जाता, वो भी डिफरेंट। अब अगला इंडिया में ही है, तो देख मजे आएंगे। 26 चलो फॉर्मेट्स के फ्यूचर की बात कर ली, हाँ। प्लेयर्स के फ्यूचर की बताओ सर। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में वो प्लेयर कौन होगा जो स्टेडियम्स भरेगा, जिसके नाम पे टिकट्स बिकेंगी, ब्रॉडकास्टिंग जिसके नाम पे होगी, जिसके नाम पे लोग मैच देखेंगे? जैसे जो अभी तक विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, अगली जनरेशन में वो कौन सा प्लेयर लगा? अभी भी वही है, वो दिखाते हैं कि लंच में उनका प्रोग्राम है। सो सिर्फ अगर आईपीएल को हम देखें तो जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो आईपीएल को जिन्होंने आगे बढ़ाया वो इंडियन टीम के स्टार थे, युवराज सिंह, MS धोनी, हम लोग सारे जो वर्ल्ड कप चैंपियंस प्लेयर थे या इंडियन टीम के। धीमे धीमे चीज़ें बदली और आईपीएल के स्टार प्लेयर इंडियन टीम का पार्ट होने लगे। जो आईपीएल अच्छा करते वो इंडियन टीम में सेलेक्ट होने लगे, उसका हिस्सा होने लगे। मतलब ये बड़ी बात नहीं है कि हम और आगे मूव करें और फ्रेंचाइजी बेस का इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी जिसमें प्लेयर्स मैटर ही ना करेंगे कि लाइक दिल्ली फुटबॉल टीम, में जैसे हाँ प्लेयर्स मैटर करेंगे ना, ऐसे प्लेयर्स वगैरह तो होगा ही नहीं। पर जो फैन फॉलोइंग अभी तक आप देखते हैं शायद वो आने वाले टाइम में उतनी फैन फॉलोइंग आपको देखने को मिले ना प्लेयर्स की, पर फ्रेंचाइजी से देखने को मिलेगी। जैसे इंडिया टीम की देखने को मिलेगी आपको कि इंडिया जाएगी ऑस्ट्रेलिया तो भरा रहेगा स्टेडियम, या मुंबई आएगी दिल्ली तो बराबर कपड़े रहेंगे। वो फैन बेस बढ़ता जाएगा। जो इंडिविजुअल फैन फॉलोइंग रहेगी प्लेयर्स की वो थोड़ा कम होगी। उसका रीज़न शायद ये होगा कि 3 फॉर्मेट होने की वजह से जो करियर आपका 16-17 साल का तो घट के 8-9 साल का हो जाएगा। उतनी आपकी मेमोरी में रहेगा नहीं। आने वाले में जो स्टार की बात करें तो अभी टीम में वो स्टार ऋषभ पंत है और शुभमन गिल है। KL राहुल जरूर उसका इम्पैक्ट है पर वो इतनी फैन फॉलोइंग पुल नहीं करते जितने कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल करेंगे। तो शायद ये 2-4 साल तक आप इनको देखें, पर अब इसके बाद उन प्लेयरों को ढूंढ पाना कि जो इवन जस्सी चला जाएगा तो बॉलिंग का भी वैक्यूम हो जाएगा, वो मुझे मुश्किल दिख रहा है कि ऐसा कोई प्लेयर मैंने डोमेस्टिक सर्किट में देखा हो जो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत यूनिक प्लेयर है जो आने वाले में सबको चौंका के रखेगा। वैसे प्लेयर भी दिखेंगे नहीं। अगर सूर्यवंशी की हम लोग बात करें, इस एज में उसने परफॉर्मेंस किया है, और बैटिंग फ्लॉज बहुत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो फियरलेस अप्रोच है क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम इस मैचेस खेलते हैं हमें 4 मैच मिलते थे रणजी ट्रॉफी के, आज 35 मैच मिलते हैं। तो नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इसलिए वो फियरलेस अप्रोच आ गई विच इज़ वेरी गुड। बट आने वाले टाइम में
प्लेयर ऐसा कोई मुझे 2-3 ही दिख रहा है जो थोड़े दिन तक भरेंगे। अल्टीमेटली तो फ्रेंचाइजीज का फैन बेस ही रहेगा जो भाई हम जो अटैच रहेंगे अपनी फ्रेंचाइजी से। तो फुटबॉल में बता रहा उस तरफ भारत का क्रिकेट बढ़ चुका है। जर्सी नहीं बिकेगी सर प्लेयर की, जैसे पहले कोहली की जर्सी स्टेडियम में भरी होती थी, वैसा कोई प्लेयर नहीं आने वाला एक तरीके से। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ ऑनेस्टली। मुझे लगता है इंडियन ऑडियंस इतनी ऑब्सेसिव है और हम स्टार कल्चर में इतना मानते हैं ना कि हम शुभमन गिल को भी कुछ बना देंगे विराट कोहली जैसा ही, और हमें उतना परफॉर्मेंस का भी नहीं चाहिए। मतलब अगर साल में 4 सेंचुरीज 5 सेंचुरीज आ रही हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाती है, अगर उतनी परफॉर्मेंस कोई प्लेयर 2-3 साल तक देता रहेगा तो मेरे हिसाब से इंडियन ऑडियंस ऐसी है कि हमें वो स्टार चाहिए। हमें चाहिए कि कोई हो जिसकी जर्सी मैं पहनूं, मतलब जिसको मैं रिप्रेजेंट करूं। उस तरीके का कल्चर इंडिया में हमेशा से रहा ही है, मुझे ऐसा लगता मतलब आपको लगता है अगर जर्सियां बाहर बिक रही हैं है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा की जर्सी नहीं तो आदमी कोई दूसरी जर्सी नहीं खरीदेगा, जो मिलेगी खरीद लेगा पहनने के लिए। हाँ वो ये बात मेरे को बड़ी सही लग रही है। जैसे मूवीज भी हमारे मूवी स्टार से ही चलती है, मतलब पर आजकल कंटेंट से भी चलती है। हाँ। आज नहीं, प्योरली स्टार but नहीं उसके है। लिए फिर आप थिएटर नहीं जाते ना, फिर आप टीवी पे देख लो। आ तो गए हम लोग सब जियो हॉटस्टार से सब पे आ तो गए हमारी चीजें। आ गई, बट मेरे को लग रहा है इसकी बात ये हो रही थोड़ी सी है कि इंडिया को हीरो चाहिए, हीरो वर्शिपिंग। मतलब चाहे आप किस पॉलिटिक्स में भी देख लो, किसी में देख लो, आइडियोलॉजी से ज्यादा लोगों को ये चाहिए कि ये मेरा एक हीरो है। फैन फॉलोइंग बने हाँ। रहने के लिए। एक प्लेयर ऑब्सेशन होता है। हाँ, नहीं वो जैसे हीरो हाँ भाई, वर्शिपिंग हीरो है, चाहिए ही चाहिए हीरो हम है, लोगों वो को सिर्फ एक। प्लेयर का नहीं है। सिनेमा में सब में अब बॉलीवुड फ्लॉप हो रहा है ना, तो साउथ वाले हीरोज बन रहे हैं। अब अल्लू अर्जुन स्टार है, अब यश स्टार है, साउथ के और तमिल वाले जो लोग हैं वो उनको वो स्टार बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि गिल होगा, कुछ होगा। और मुझे लगता है ऐसे प्लेयर्स भी थोड़े पब्लिक को हमेशा पसंद आते हैं, जैसे दिग्विजय राठी है जो कुछ हरकत करेगा। हरकत करने वाले प्लेयर्स हमेशा लाइकेबल रहेंगे। जैसे उसको जितने फाइन लग रहे थे, चाहे आप उसके टीम को सपोर्ट कर रहे थे या नहीं, बट फैंस का ये था कि भाई ही इज द वन ब्रिंगिंग फ्लेवर टू द गेम, तो आप क्यों से फाइन कर रहे हो? ठीक है ना, उसको बता दो कि भाई ये नहीं करना है, लाइन जब वो क्रॉस करेगा तब ठीक है। बट यही तो चीज़ अट्रैक्ट करेगी। एक स्पिनर होके वो फास्ट बॉलर वाली अग्रेशन दिखा रहा है, तो व्हाई नॉट? मेरे को लग रहा है जो ऐसे प्लेयर्स करेंगे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी एंड दे विल ब्रिंग पीपल टू द स्टेडियम। मतलब उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी पर इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा वो तो और ऑफ MS कोर्स वो धोनी तो को जनरेशनल टैलेंट है, हाँ। कोहली रोहित धोनी, तो उनको नहीं कोई मैच कर पाएगा। वो तो अलग परफॉर्मर लेवल ही था उनका। विराट कोहली का परफॉर्मेंस लेवल तो मैच ही नहीं हो सकता हाँ, है। वो तो कोई नहीं, अनमैच्ड है वो तो। पर वैसा फैन फॉलोइंग लाना मुश्किल है उसके लिए। मतलब वो प्लेयर अभी दिखा नहीं हो सकता, फ्यूचर में दिख जाए। पर माय पॉइंट इज कि मुझे लग रहा है कि फ्रेंचाइजी फैन बेस बढ़ता जा रहा है, वो भी एक धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। वैसे भी 18 साल हो गए आईपीएल को, थोड़ा बहुत बिल्डअप होगा इतने साल में। तो फुटबॉल में भी वही है ना कि क्लब की इतना इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। जैसे अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत सालों से कुछ नहीं जीता है, अच्छे प्लेयर्स भी नहीं आ पा रहे थे, कुछ रैशफोर्ड वगैरह कुछ है, बट अब यही हो गया कि क्लब की लॉयल्टी इतनी ज़्यादा है कि ठीक है भाई, हारेंगे जीतेंगे यूनाइटेड के साथ ही हैं। एग्जैक्टली। आपने 5 आईपीएल टीमों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आई थिंक मुंबई, आरसीबी और कोची और डेक्कन चार्जर्स। इनमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका किस टीम के साथ रहा है? यार एक्सपीरियंस सभी के साथ अच्छा ही होता है, क्योंकि मेजॉरिटी प्लेयर आपके साथ घूम फिर के वही आ जाते हैं जो अच्छे खेलने वाले होते हैं। 2-4 मिल ही जाते हैं कि रोहित के साथ मैंने डेक्कन में भी स्टार्ट किया, रोहित के साथ मुंबई में भी था मैं। तो वैसे देखा जाए क्योंकि जीते डेक्कन चार्जर्स के लिए तो उसकी मेमोरीज ज़्यादा हैं। एडम गिलक्रिस्ट हमारा कैप्टन था और उसके अलग थॉट थे यहाँ। उससे बहुत एंड्रू साइमन भी था हमारी टीम का हिस्सा, जो अभी नहीं है इस दुनिया में। पर बहुत सारी अच्छी मेमोरीज के साथ आप जीत जाते हो तो वो आपके हमेशा दिमाग में रहता है। तो सबसे अच्छा टाइम तो डेक्कन चार्जर्स के साथ ही था मेरे। ट्रॉफी जीती। और वो आरसीबी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना? अब कम टाइम के लिए था, मैं खेले भी इतना ज़्यादा नहीं। मैं उससे ज़्यादा तो मैं खेला शायद कोची के लिए। कोची टीम एक ही साल रहे, महला हमारा कैप्टन था और महला जयवर्धने के साथ ब्रेंडन मैकलम भी था हमारे साथ। वो एक अलग टाइम था। कोची अब अगले साल टीम रही नहीं, और कोची में क्योंकि अब 2 ऐसे खिलाड़ियों के साथ खेलो जो एक बहुत एग्रेसिव है ब्रेंडन मैकलम और दूसरा जो बहुत शांत है महला जयवर्धने, तो दोनों के साथ आपको खेलने में अलग एक्सपीरियंस था। और टीम भी अच्छी थी। रविंद्र जडेजा का जो उदय हुआ उसी साल से हुआ। जडेजा को लोगों ने समझा कि इसमें इतनी वैल्यू है। कोची टस्कर्स के साथ ही थे रविंद्र जडेजा, जहाँ पे उनकी वैल्यू को एक्चुअली लोगों ने समझा कि ये फ्यूचर में इतना सारा अच्छा कर सकता है। तो आईपीएल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल के आई, जिसमें हमारी इंडियन टीम को भी हेल्प हुई। ब्रेंडन मैकलम के साथ खेल के मौके जो सीखने को मुझे मिला कि फील्डलेस अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है, बट कैलकुलेट करना है कि आप किसको कहाँ मार सकते हो। वो हमें लगता है कि उसने जंप कूद के मार दिया उसने, पर उसका कैलकुलेशन रहता था कि ये बॉलर का मेजॉरिटी बॉल बाहर ही जाएगा तो उसको मैं कवर्स के ऊपर मार सकता हूँ। तो हमें सिर्फ देखने में ऐसा लगता है एज ए पब्लिक कि वो स्टेप आउट किया, छक्का मार दिया, पर ये कैलकुलेट्स। तो सेम महला जयवर्धने कि ठीक है
मैच ही है ना, लेके चलेंगे 19 ओवर तक, 20 ओवर तक, देखते हैं क्या होगा 20 ओवर में। तो जैसे आपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट बहुत खेली है और इंडिया का भी ड्रेसिंग रूम आपने शेयर किया है, तो दोनों में डिफरेंसेस आते हैं या कोई चैलेंजेस या कुछ ऐसा बेनिफिट? सो दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इंडिया टीम में जब हम लोग थे तो हमारे साथ तो सारे लेजेंड्स ही थे, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल भाई, जहीर, सब लेजेंड्स थे उस वक्त। उनके साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, पर वो एक ही कंट्री के थॉट्स थे कि डिफरेंट स्टेट्स के थॉट्स थे, कैसे अपने बिल्डअप करते। जब आईपीएल जाते हो तो आपको डिफरेंट दूसरी कंट्रीज़ के थॉट्स को भी आपको थोड़ा एब्जॉर्व करने का मौका मिलता है, जिसमें चमिट आवाज भी मेरी टीम में था, एडम गिलक्रिस्ट भी था, एंड्रू साइमन थे यहाँ पर, तो उनको भी हम लोगों ने सोचा कि हाँ उनके थॉट्स क्या क्या है। स्कॉट स्टाइरिस न्यूजीलैंड का, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के प्लानिंग और थॉट्स को भी हम लोग सीखते। तो आईपीएल प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप दूसरे कंट्रीज़ के अप्रोच को, उनके प्रैक्टिस के तरीके को, उनके मैच अवेयरनेस को भी आप सीखते हो। इंडियन ड्रेसिंग रूम में आप इंडियन के जो सीनियर लेजेंड्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पर वो क्योंकि इंडिया के हो तो कल्चरली आप लगभग सेम ही रहते हो, पर जब दूसरा कल्चर आता है तो आपको दूसरे डिफरेंट तरीके के थॉट आते हैं दिमाग में। और मैं तो इससे मतलब आप बताना आप एग्री करते हो नहीं, और आप सभी, मुझे लगता है आईपीएल जीतना ज़्यादा टफर है कोई भी और टूर्नामेंट जीतने से। ये लो, हाँ हाँ आपको इस साल लग रहा होगा ऐसा? नहीं नहीं भाई, जिससे 5 ट्रॉफी जीती है उससे ही पूछ ले। हाँ, चलो। आईपीएल क्योंकि उसमें इतने सारे एलिमेंट है ना, 50 दिन आप एवरीडे आइदर यू आर प्लेइंग, प्रैक्टिसिंग और ट्रैवलिंग, कोई रेस्ट डे हार्डली होगा, ठीक है। उसके बाद इतने यही अगेन इंडियंस भी खेल रहे हैं, फॉरेनर्स भी खेल रहे हैं, फिर 3 साल की साइकिल में मोस्टली आपकी टीम भी चेंज हो रही है, कोचिंग स्टाफ भी चेंज हो रहा है, इतने सारे डायनेमिक्स। इंडियन टीम तो पता ही है ना कि यही 15 लड़के हैं, उसके मोस्टली के साथ आप डोमेस्टिक में खेले हो, कुछ किया है, कोच भी पता है आपको कौन है क्या है। मेरे को लगता है वहाँ जितने डायनेमिक है चीज़ें और जितना चैलेंजिंग है, वो जीतना एनी डे भाई बहुत डिफिकल्ट है। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि 11 बेस्ट प्लेयर खेलते हैं पूरी दुनिया। हर टीम में अगर आप देखोगे 11 सबसे बड़ा प्लेयर खेलता है, जबकि कहीं ना कहीं मतलब अगर आप देखोगे बांग्लादेश में वैसे प्लेयर नहीं होंगे, अफगानिस्तान में वैसे प्लेयर नहीं होंगे कि आप उन्हें कंपेयर करो आईपीएल टीम से। अगर मैं बात करूँ तो आईपीएल में जो टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं 11 सबसे बड़े प्लेयर खेल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इतने सारे प्लेयर है, उसमें से 11 जब खेल रहे हैं तो मुझे लगता है टफ है। आई थिंक शेड्यूल भी उसको और टफ बनाता है, शेड्यूल बहुत टफ बनाता है कि जिसकी वजह से आपको रिग्रेस ट्रैवल करना है, प्लान करना है, अपनी स्लीप मॉनिटर करनी है, तो इसकी वजह से और टफ हो जाता है। और यहाँ पर वो जो टीमें ये सारे पहलुओं को सही से अडेप्ट कर लेती हैं, उसको सही से उसको कैसे आपको आगे निकलना है, वो टीमें बेटर करती हैं। सर अब कॉन्वर्जेशन को मोड़ते हैं थोड़ा आपकी पर्सनल स्टोरी की तरफ। मैं जानना चाहता हूँ उस टाइम के बारे में जब आप इंडियन टीम में पहली बार आए, किट में क्या क्या मिला था, वो किट कैसी थी, आपका ड्रेसिंग रूम में पहला एक्सपीरियंस कैसा था, किससे इंटरेक्शन हुआ था, बस में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ों के बारे में बताओ सर थोड़ा। सो मैं बैंगलोर में था, मुझे ध्यान है एयर इंडिया के लिए मैचेस खेल रहा था मैं, और वहाँ पर सेलेक्टर का कॉल आया कि आप भारतीय टीम का हिस्सा रहेंगे और हरारे जाएंगे खेलने के लिए, तो आपका पासपोर्ट कहाँ है। एक आदमी आपको फ़ोन करेगा कि आपके साइजेस क्या क्या हैं, तो जनरल किट बैग में क्या है, तो ठीक है पासपोर्ट हमने घर पे था, घर पे, और मैंने फ़ोन किया ऐसा ऐसा करना है। फिर क्योंकि भारतीय टीम का हिस्सा बन जाते तो बहुत सारे लोग जनरली सपोर्ट में आ जाते हैं कि, तो हमारे जानने वाले एक फ्रेंड थे, उन्होंने कहा मैं पासपोर्ट दे दूँगा इसको, एयरलाइंस मेरा एक फ्रेंड पायलट है, वो दिल्ली में पिक करा लेना, और जो बीसीसीआई का जो ट्रैवल एजेंसी तब दिल्ली में हुआ करती थी, एक पुरानी काफ़ी पॉपुलर, उसके बाद पहुँचाया था। मुझे ध्यान है कि सीपी में शायद उनका ऑफिस था, तो ऐसे करके पासपोर्ट वहाँ पहुँच गया। फिर टीम का जर्सी नंबर क्या होगा, मैं कभी सोचा ही नहीं कि टीम का जर्सी नंबर क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा था तेंदुलकर का 10 था, MS हमसे थोड़ा पहले खेल चुका था, MS धोनी उसका 7 था। मुझे लगता था शायद ये टीम के जर्सी नंबर ऐसे अलॉट होते होंगे, इससे कोई पूछता नहीं होगा रोल नंबर। हाँ तो उन्होंने पूछा कि आपका जर्सी नंबर क्या होगा, तो मैंने कहा मैं सोचता हूँ क्या होगा, तो मुझे लगा कि इसमें जर्सी नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 है, 6 बोल दूँ मैं, या दिसंबर 12 बोल दूँ, थोड़ा सोचता रहा, या मैं कोई आइकॉनिक प्लेयर का बोलता हूँ, तो मैं कहा वो तो सारे होंगे। मुझे ध्यान है माइकल जॉर्डन, अच्छा 23 नंबर माइकल जॉर्डन का 23 नंबर होता है, 23 नंबर। मैंने कहा कि माइकल जॉर्डन तब से है क्या रेलेवेंट? ओहो, तो तुझे क्या लग रहा है माइकल जॉर्डन का मेन काम जूते बनाना है? भाई तो वो अपनी गेम से ही जाना चाहता है यार, वो नंबर एक ऐसा है जो यूनिक नंबर लगता है, और तुमने कहा 23 कर दो आप। अभी किसका है 23? ईशान किशन का। गंभीर भी यूज करते थे, फिर आखिरी में उन्होंने, पहले उनका था 5, फिर उन्होंने 23 कर दिया। तो मेरे पास ईशान किशन का भी 23 है। तो मेरे पास किट बैग आ गया, और मैं पहुंच गया अपने कैंप में बैंगलोर में। किट बैग में कपड़े इतने होते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं,
सहारा की टी शर्ट, उसमें आई थिंक 6-7 राउंड नेक होंगी, प्रैक्टिस टी शर्ट 6-7 स्वेटर होंगे, वो भरा रहता है पूरा। किट बैग में आपके पास मैच टी शर्ट हो जाती हैं, उसमें नंबर लिखे होते हैं, आपको चेक करना होता है आपका नंबर, नाम ठीक लिखा, और उसमें नंबर के साथ पूछते हैं आपका नाम कैसे लिखना चाहिए, RUDR रुद्र लिखें या RP सिंह लिखें, वो भी कन्वर्सेशन रहता है। तो मैंने कहा कि RP सिंह ठीक है, RP सिंह। ये डिसाइड कब किया था आपने कि रुद्र प्रताप सिंह रखना है या फिर RP सिंह रखना है? और हमेशा लोग RP ही बोलते जब भी खेलता रहा मैं, अच्छा। तो रुद्र किसी ने बोला ही नहीं, तो हमने कहा ये ठीक है, उन्होंने अपने आप की, हाँ RP सिंह ज़्यादा फेमिलियर रहेगा लोगों के लिए। रुद्र प्रताप थोड़ा खतरनाक नाम है वैसे। अच्छा नाम है यार, bowling from- नाम के दो नहीं। विकेट। नाम के अच्छा नाम है यार, पंडित जी ने आगे घर पे रख के गए थे हमारा नाम। लोग बोलते ना कि माँ बाप ने रखा, हमारे तो नाम पंडित जी ने रख के देखे, गाँव में आके उन्होंने रख के गए थे। तो हम पहुंच गए अपना ड्रेसिंग रूम में, और वहाँ पे एक्साइटेड रहते हैं, कपड़े तो टी शर्ट निकाल के उसको 5-6 बार देखना कि कैसी लगेगी, अपनी 2-4 पहन के देखना कि ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है, अदरवाइज मैं उनको दोबारा कॉल करूँ। वो जो हिम्मत नहीं थी दोबारा कॉल करने की उस टाइम पे, कौन कॉल करेगा कि अच्छी बनी है ख़राब बनी है। तो 23 नंबर और RP सिंह लिखा हुआ पूरा उन्होंने बना के दे दिया। फिर किट बैग का साइज़, हेलमेट का साइज़ पूछते हैं, अगर आपको, मेजॉरिटी लोग अपना हेलमेट खुद ही यूज़ करते हैं बैटर पर, बॉलर्स के पास उतना होता नहीं, तो हम हेलमेट भी सामने से ले लेते हैं कि हमें ये हेलमेट चाहिए। पैड्स वगैरह तो हमारे खुद के रहते हैं, बैट पैड ये। फिर उसके बाद ड्रेसिंग रूम पहुँचते हैं, वहाँ पर ड्रेसिंग रूम में पहुँच के जो टीम मैनेजमेंट होता है, वो तब इतना व्हाट्सएप ग्रुप का कल्चर नहीं था, टीम मैनेजमेंट ही बताती थी कि आपका ड्रेस कोड क्या क्या है। उसमें ट्रैवलिंग टी शर्ट भी होती थी कि आपकी ट्रैवलिंग टी शर्ट, आपको ट्रैवल इसी टी शर्ट में करना, जो स्पॉन्सर्स रहते थे उसके। तो आपको कल सुबह प्रैक्टिस है तो आपको ये चीज़ें का पहन के आनी है, ट्रैवल ऐसे करना है। हम लोग को बताते जो नए आए थे 2-3 लोग, बाकी तो पता ही था। मेरे साथ नया और कौन था उस वक्त, वेणुगोपाल राव, वेणु था मेरे साथ, और जेपी यादव। हम पहुँच के हरारे, पर स्टोरी वहाँ पर दूसरी है कि इंटरेस्टिंग, जो मुझे अभी मैंने सोचा बहुत 2 महीने पहले या 1 महीने पहले कि यार ऐसा भी हो सकता है कि नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। 23 नंबर मैंने लिया, और सौरभ ने बोला कि RP यू आर प्लेइंग नेक्स्ट मैच, और दादा ने बोला, दादा ने मुझे स्पॉट किया था जब अंडर 19 खेल रहा था कि हाँ इस लड़के में बहुत पोटेंशियल, इसको इंडिया टीम लेके आना चाहिए। वो एक दूसरी स्टोरी, उन्होंने सीधे वहाँ से उठा के इंडिया कैंप पे ले गए मुझे कि नहीं अच्छा है, तो वहाँ इंडिया कैंप पे लोगों ने देखा, वो सौरभ ने स्पॉट किया, सौरभ गांगुली ने मुझे बैंगलोर में। पर मैं अगला मैच खेला था, मैंने पहले मैच में शायद 2 या 3 लगातार वाइड फेंकी, फिर इनस्विंग आता ही था, उसमें 2 या 3 विकेट लिया, हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैंने आउट किए। और अगले मैच में ऐसा कुछ हुआ कि जो मुझे वेगली ध्यान है कि सौरभ ने बोला दादा ने कि RP ये 23 नंबर ना आप मुझे दे दो, क्योंकि मुझे 23 नंबर के लिए बोला गया है। जैसे ठीक है आप ले लो 23 नंबर। तो मैंने कहा कि, और उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन सा नंबर चाहिए, ऐसे मुझे जो नंबर खाली हो दे दो, मुझे 1 से 10 के बीच में अगर कोई खाली हो तो। उन्होंने किसी को फ़ोन किया कि ये नंबर मेरे इस पे टी शर्ट पे कर दो, और जो भी 1 से 10 नंबर के बीच में खाली हो वो RP दे दूँगा। 9 नंबर खाली है तो 9 दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे तो 9 मिल गया, मेरा आगे चला। और सौरभ गांगुली की वो सीरीज़ थी जब उनकी ग्रेग चैपल से अनबन होना स्टार्ट हुई। तो मैं अभी सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं हो 23 नंबर उनके लिए जिंक रहा हो, इसलिए उन्होंने मेरी टी शर्ट से लेके अपने आप में ऐसे सोचा मैंने, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे दिमाग में ऐसे 2 महीने पहले आया कि यार। और 9 नंबर मिलने के बाद मैं बहुत दिन तक अच्छा खेलता रहा 9 नंबर, क्योंकि मुझे बाई चांस मिला, मुझे वो मेरा प्रेफरेंस नंबर भी नहीं था। और दादा ने वो नंबर 23 लिया, और उसके बाद ये इतने सारे इशू स्टार्ट हुए। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत है, बट ऐसा सोच सकते हैं लोग। मतलब आई एम श्योर आप लोग ये सोचोगे कहानी सुन के कि ऐसा हो सकता है कि आजकल सोशल मीडिया नंबर्स बहुत चलते हैं ना, कि न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं अभी सोचता हूँ कि हाँ शायद हो सकता है। और 9 नंबर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नंबर हमारे यूनिवर्स का है, और वो मुझे मिला कि उस वक्त खाली था, और उससे मैं काफ़ी दिन तक खेला मैं। तो ऐसी रही स्टोरी यहाँ पे। पर चीज़ें ऐसे अप एंड डाउन होती रहती हैं। बाद में आप सोच बैठ के देखो तो आपको लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो शायद और बेटर हो सकती हैं यहाँ पर। उसी टूर में हमारे मैनेजर साहब थे, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए, उनका किसी ने बैग चुरा लिया, तो उससे हमारे पासपोर्ट भी, तो पासपोर्ट हमारे खो गए। 10-12 लोग के पासपोर्ट थे हमारी टीम के, पर वो एम्बेसी ने एक दिन बना के दे दिए हमें। तो बहुत अप एंड डाउन रहा उस टूर में। और वहाँ हरारे की शायद गवर्नमेंट भी चेंज हुई थी, नई गवर्नमेंट आई, तो डॉलर भी बहुत डिक्लाइन तरफ जा रहा। तो हमें बोरे में पैसे आते थे हमारे लिए डेली अलाउंस के लिए, लाइक $1 इक्वल टू 30,000 जिम ऐसे कुछ था। और उसको हमारे पास खर्च करने का तरीका था कि हम मोबाइल रिचार्ज करते थे, हम और धोनी, और यहाँ दोस्तों को फ़ोन करके तंग करते थे कि पैसे खर्च कैसे करें हम। तो वहाँ से नए नए सिम लेते थे रिचार्ज करके,
कभी उसके रांची के दोस्तों, कभी हमने लखनऊ दोस्तों तंग करते थे फ़ोन लगा के। वो हमारा फेवरेट टाइम पास था। टीम डिनर हुआ और दादा ने टीम डिनर ऑर्गेनाइज़ किया। हर टीम डिनर होता ही है, मेरे लिए तो पहले ही था। सो टीम हमने खाना वाना खाया, अच्छा रेस्टोरेंट था वहाँ पर। बिल आया तो हम लोग जीरो कैलकुलेट करें कितना बिल हुआ इसे। तो हमने उससे बाद में बोला भाई प्लीज़ डॉलर में बता दे, इसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे। कुछ 2.5 लाख जिम के आसपास हुआ, 2.5 करोड़ जिम के आसपास हुआ था बिल, क्योंकि वो करेंसी इतनी नीचे जा रही थी डे बाई डे, वो जीरो ही बढ़ते जाते उनके यहाँ पे। तो उसको डॉलर में हम लोगों ने पैसे पे किए। इंटरेस्टिंग टूर था कि पासपोर्ट गया, दूसरा मिला और नंबर हमारा 23 से 9 हो गया और पैसे खर्च ना हो गए कि वो गड्डी भर के देखा जाता, तो रिचार्ज करा के लोगों को तंग कर रहे हैं। हम MS और JP यादव, हमारे एक और खिलाड़ी थे जो डोमेस्टिक सर्किट फॉलो करते होंगे पुराने, रेलवेज के बहुत बढ़िया प्लेयर। ऐसा रहा पहला सीरीज हमारा। धोनी की ये साइड के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती जो आपने अभी बताई कि वो प्रैंक करते थे अपने दोस्तों पे। ऐसा कुछ और बताओ सर कि ये मस्ती वाली साइड उनकी क्योंकि ज़्यादा सामने नहीं आती, कई बार ज़्यादातर वो काम और कूल वाली साइड ही आती है। ये तो तुम लोग बना रखा है काम उनको यार, वो तो आदमी है ना, वो तो मस्ती भी है, थोड़ा इमोशंस भी है। वो तो वही ना कि 5-5 गिलास दूध पीता कर, मैं दूध कभी पिया ही नहीं मैंने। तो बस ऐसे ही चल रहा है। तो प्रैंक करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं करते थे। अब टाइम कैसे पास होगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो रखते ही थे। अब सडनली तुमने पूछ लिया, मुझे दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कौन से ऐसे एक्टिविटी थे जहाँ पर इतने सारे गेमर तब भी थे, वो गेमर शुरू से हमेशा वो 10 लोग में बैठे हैं, उन्होंने अपना iPad उठाया, एक गेम लगाया या फिर जो सामने टीवी लगाते हो, और हम दोनों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। मैंने कभी गेम खेला ही नहीं उसके साथ आज तक, कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ये वीडियो गेम, पर उनको बहुत पसंद किया। अपना शायद ग्रुप, अब तो शायद दूसरों से कनेक्ट भी हो जाते हैं गेम में। तो गेम हमेशा शुरू से था, उसके आसपास नए नए गेम खेलना हॉबीज़ में था उनका। बाइक चलाना हॉबीज़ में था, शूटिंग करना इस हॉबी, शूटिंग हमने काफ़ी साथ में किया। अब शूटिंग में प्रैंक नहीं कर सकते ना कि किसी वेपन रहता है। इमोशनल देखा है सर आपने कभी MS धोनी को, जब आप साथ में हो, जो दुनिया को नहीं पता है, सिर्फ आप दोनों के बीच की? तुम क्यों जानना चाहते हो दुनिया को? फॉर रीजन नहीं पता है। अच्छा, और ये पासपोर्ट पूरी टीम के चोरी हुए थे? जिन्होंने मैचों के दे रखे थे उनके, क्योंकि वो बैग उन्होंने किसी ने गायब कर दिया, तो बैग में 7-8-10 पासपोर्ट रहे होंगे, वो चोरी हो गए। मतलब कोई जगह है जहाँ सहवाग का, RP सिंह का, इन सब लोगों के पासपोर्ट्स हैं, किसी के पास अभी भी होंगे ही। यार उसने पैसे निकालेंगे, पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया होगा, उसको क्या मतलब पैसे से? पासपोर्ट तो एक दिन पर, उसमें सिर्फ समस्या थी वीज़ा जो होते पुराने, वो दोबारा आपको शायद अप्लाई करने पड़ते हैं। इस जिम्बाब्वे टूर के कुछ महीने बाद ही आप गए थे अपने टेस्ट डेब्यू के लिए पाकिस्तान। वो एक्सपीरियंस कैसा था पाकिस्तान में जाना, वहाँ की ऑडियंस को फेस करना, और लाइक ऑडियंस का रिएक्शन कैसा था? क्या स्लेजिंग वहाँ पे कितनी होती थी, उसके बारे में बताओ सर। स्लेजिंग तो पार्ट है ही है क्रिकेट का, ऐसा नहीं कि नहीं है, हर जगह थोड़ी बहुत स्लेजिंग होती रहती है। पाकिस्तान मेरा टेस्ट मैच डेब्यू था फैसलाबाद में। ऑडियंस इंडिया पाकिस्तान मैच ऑडियंस ना हो तो ये तो संभव नहीं है, और एक स्टैंड में इंडियन ऑडियंस भी रहता था, क्योंकि इंडियंस लोग भी गए थे मैचेस देखने के लिए। हमारा टूर बहुत अच्छा था, मेरा टेस्ट मैच डेब्यू था और हम वनडे सीरीज़ वहाँ जीते भी थे पाकिस्तान के खिलाफ। बस ये कि होटल से बाहर जाने में थोड़ा समस्या होती थी, क्योंकि हमें इन्फॉर्म करना पड़ता था। अपने जो सिक्योरिटी के लोग थे वो इस एरिया को ब्लॉक करते थे, फिर हम जाते थे। वो काफ़ी चीज़ें थी जो अनयूजुअल कह सकते हो, क्योंकि इंडिया में तो हम फ्रीली घूमते रहते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के चक्कर में पाकिस्तान के जो उस वक्त इंचार्ज थे हमारे, वो काफ़ी लुक आफ्टर करते थे कि ऐसा ना हो कहीं आप गलत जगह, अलग जगह चले जाओ जहाँ से आपका रूटीन ना बनाओ। यहाँ पर खाने पीने की वजह से भी कोई दिक्कत होती नहीं। यहाँ पर मैचेस अच्छे थे, विकेट बहुत पाटा थे। हमारा फैसलाबाद डेब्यू टेस्ट मैच में मुझे 4-5 विकेट मिले थे, मैन ऑफ द मैच था मैं, पर रन 750 बने थे, 750 और शायद 650 हमने बनाए थे। कराची में भी सर आपने 5 विकेट निकाले थे 2006 में, जैसा अभी मैं देख रहा था बहुत सारी चीज़ आपके बारे में। तो स्टैट्स पर बहुत खराब हूँ मैं, स्टैट्स तुम लोगों का काम है। स्टैट्स 2006 में जब आप कराची में खेल रहे थे, 5 विकेट वहाँ पे आपने निकाले थे, क्या फीलिंग थी सर वो? एक तो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना और वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करना। यार जो ट्रेडिशनल राइवल तो हमारे हैं ही पाकिस्तान, और उनके खिलाफ उनके देश में जाके परफॉर्मेंस करने से फील बहुत अलग है। हमारी टीम बहुत बढ़िया थी, इसमें युवराज सिंह और MS धोनी की जो मेमोरीज हमें अभी भी ताज़ा हैं, कैसे बल्लेबाजी करते थे, प्लस बॉलिंग डिपार्टमेंट मैं था और वहाँ पर खान साहब थे, हरभजन, तो बढ़िया था। और जीत काफ़ी लोगों ने प्रेज़ भी किया वहाँ पर कि जो इससे क्रिकेट हम लोगों ने खेली, जितनी बैलेंस क्रिकेट खेली। और प्लस हम थोड़ा, मुझे लगता है बैलेंस, वैसे भी जनरली हम ज़्यादा उतना इंडल्ज नहीं करते हैं स्लेजिंग वगैरह, पर ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देते, बराबर जवाब भी देते हैं। पर बहुत अच्छे से क्रिकेट खेला और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। जैसे सहवाग को शायद शमी ने बोला कि
दूसरा नया बॉल आने वाला है, कुछ रन बना ले, तो वीरू भाजी ने बोला पहला मैंने ही पुराना किया है पहला नया बॉल मैंने ही पुराना किया है, अभी मैं हूँ। तो ऐसे छोटे मोटे चिट चैट ना बहुत इंटरेस्टिंग रहते थे कि कि शोएब आएगा, बाउंसर डालेगा बहुत तेज, ठीक है डालेगा तो उसका काम ही बाउंसर डालना, हमारा काम खेलना। तो अच्छे चिट चैट ठीक ठाक तरीके से चल रहे थे वहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ी बहुत याद है क्योंकि मेरा पहला टेस्ट मैच था। फिर वो शाम को कुछ मुझे ध्यान है कि फैज़लाबाद में जिस होटल में हम थे, कोई इवेंट था जहाँ पर कोई सिंगर, उनके पॉपुलर 2-3 सिंगर आए थे, तो उसके अलग क्राउड था, ऊपर से हम लोग गाने सुन रहे थे। उनका लोकल टैलेंट भी बहुत है ना सिंगिंग का, सो हर जगह के रहते ही थे वहाँ पे। कभी ऐसा भी हुआ है जैसे बॉलर्स अपने बैट पहले बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करते थे, कभी आपकी बैटिंग आई हो और किसी बैट्समैन से बैट लेके गए हो? अरे बहुत बार। तो किसी का ऐसा नहीं हुआ जैसे अशोक डिंडा और सौरव गांगुली का हुआ था, एक डोमेस्टिक कोई मैच था या कुछ ऐसा चल रहा था, तो अशोक डिंडा ने दादा से बैट लिया और उसके पता नहीं शायद 1-2 छक्के भी मार दिए थे उस बैट से, और फिर वो बैट ही वापस नहीं किया था तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि बॉलर ने लिया और ऐसा? सर जनरली बैट हम लोग के पास होते हैं, बॉलर्स के पास की स्पॉन्सरशिप रहती है, मेरे पास भी स्पॉन्सरशिप थी तो उसके बैट थे, पर ऐसा टीम में कोई होता नहीं जो अपने उनके थी बैटर्स के पास आई एम श्योर 8-10 बैट होते हैं, जिससे 5 उनके मैच बैट रहते हैं, बाकी 2-3 प्रैक्टिस बैट उसमें से आप ले सकते हो, उसमें कोई मना नहीं करते। मैंने ध्यान है मैंने MS के बैट से तो बहुत बार खेला मैंने, आई थिंक सौरभ की बैट से भी मैंने एक प्रैक्टिस मैच खेला दादा की बैट से, राहुल की बैट से मैंने और पाजी की बैट से बहुत सारे नेट्स पे बैटिंग की है। तो बैट के लिए कोई मना नहीं करता, बैट की इस देश में कमी होगी जहाँ पे इतनी बड़ी फैक्ट्री मेरे बनी हुई है नहीं ऐसा हो जाता है ना कि यहाँ पे इनके बैट से अगर मैं खेलूँ तो रन बनाता हूँ, जैसे डिंडा जी के साथ देखो इतना टैलेंट नहीं था बैटिंग हमारे लिए सारे बैट एक जैसे ही थे, सारे वेट एक जैसे ही थे। हाँ सचिन तेंदुलकर बैट बहुत भारी लगता था मुझे MS का, बाकी हल्के बैट थे तो हल्के ज़्यादा पसंद है। अच्छा सर वैसे वो एक बार ऐसा हुआ था वेस्ट इंडीज में, मैं बैटिंग कर रहा था, शायद 90 रन की पार्टनरशिप हुई थी MS धोनी मेरी, और MS के बैट से मैंने एक छक्का मार दिया, मैं बोला एक 6 मार दिया बैट ले लूँगा, कह रहा दूसरा मार दे दूंगा, मैं दूसरा मार नहीं पाया, उसने दिया नहीं सर आप पाकिस्तान गए खेलने के लिए आपके अर्ली डेज में। पाकिस्तान एक तो आपको पता है वो आतंकवाद के नाम से बड़ा बदनाम है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स जैसे सहवाग हो गए, वहाँ की मेहमान नवाजी की बड़ी तारीफ़ें करते हैं। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में रहा हो? सिर्फ मेरा तो पहला टूर था, जो लोग उससे पहले जा चुके थे उनके तो जैसे सहवाग का आपने नाम लिया, ये लोग पहले भी कई बार जा चुके थे, तो उनके थोड़ा सा सर्किल बन जाता वहाँ पर, पुराने प्लेयर्स से प्लेयर्स मिलने आते थे, ऐसा नहीं कि सामने वाली टीम के प्लेयर्स भी मिलने आते थे, कुछ खाना वगैरह देखे जाते थे, पर ऐसे हम और MS जितना साथ रहे, हम कभी ज़्यादा बाहर गए नहीं, हम होटल के आसपास ही रहे पूरे टाइम, होटल के अंदर ही ज़्यादातर खाना खाने के। एक बार शायद हम बाहर गए भी थे कराची में कहीं खाने के लिए, और फिर उस तरीके से जाके मुझे लगता है वो डिस्टर्बेंस वहाँ के लोकल क्राउड के लिए, क्योंकि हम एक ठीक ठाक सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, फिर वो थोड़ी जगह भी खाली करा देते हैं, तो खुद को अच्छा नहीं लगता कि हम पहुँचे और हमने वहाँ के ताने बाने को हिला दिया, तो हम ज़्यादा बाहर जाते नहीं थे। और हम उसके बाद उससे पहले जो टूर में गए थे शायद 2003 था या 4 था टूर, 2004 था। हाँ वो बहुत दिन के बाद टूर हुआ, तो वो थोड़ा अलग से गवर्नमेंट ने और पब्लिक ने एफर्ट मारा था। हम तो उसके बाद गए थे तो ऑलरेडी वो यूज्ड टू हो गए थे, इतना ज़्यादा बाहर गए नहीं। खाने वगैरह के पेशावर में थे, वहाँ पर एक होटल था, उसका नाम मैं भूल गया, वहाँ पर एक ऐसे ही कोई ग्रुप बैठा होगा खाना खाने के लिए, उनको किसी ने बताया होगा कि भारत के बच्चे हैं मैच खेलने हैं, तो उन्हें ऐसे सामने से मिलने आए वो लोग, अच्छा लगा आप लोग आए और नॉर्मल ग्रीट किया, उन्होंने ऑफर भी किया आप आके साथ में खाना खा लो, पर हम लोग जानते नहीं थे कहाँ उनके साथ खाना खा लें, पर वैसी हॉस्पिटैलिटी थी कि ऐसा किसी ने परेशान नहीं किया वहाँ पे। हम बाहर गए भी नहीं, शायद ये भी हो सकता है यहाँ पे कि इसलिए परेशान न हुए हों। और आपका ऐसे खेलने वाइज और देखने वाइज फेवरेट ग्राउंड कौन सा है, इंडिया में भी और बाहर भी? यहाँ मेरे 5 विकेट है लॉर्ड्स उससे बेटर क्या हो सकता है कि आपका ऑनर बोर्ड में नाम लिख जाए पहली बार में। हाँ उसका तो खेले भी नहीं, शायद एक ही बार खेले होंगे। तो वो ग्राउंड तो कल्चर भी अच्छा है वहाँ पर, और आपको लगता है कि एक टेस्ट नेशन जहाँ पर इतना सपोर्ट मिलता है, सब सामने वाली टीम को भी बहुत रेयर होता है, वहाँ पर लॉर्ड्स में लगता है आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप किसी भी टीम के हो उतने ज़्यादा आपको सम्मान मिलता है, और फिर आप जब ऊपर जाते हैं ड्रेसिंग रूम में तो लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं लॉन्ग रूम में, और बोलते भी हैं कि यार जी काफ़ी अच्छा किया आपने, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। तो वो सारी चीज़ें बहुत
पॉलिश्ड पोलाइट और कल्चर दिखता है वहाँ पे, तो और अच्छा लगता है। तो कुछ और पर्क्स भी हैं या बस ऑनर्स बोर्ड पे नाम मिलता है या कुछ ऐसा लाइफ लॉन्ग भी बेनिफिट मिलता है आपको वहाँ Pension. परफॉर्म करने बनाओ एक वीडियो आप इस पे, मिलना चाहिए। मेंबरशिप वाला कुछ है नहीं वहाँ पे ऐसा? नहीं नहीं, वर्ल्ड कप जीते 2007 का तो हमें सीसीआई की मेंबरशिप मिली थी। जो वर्ल्ड कप विनर टीम होती है उसको सीसीआई यहाँ मेंबरशिप देती है। इंडिया में उसके मेंबर एमसीजी नहीं पूछते हैं कि तुमने क्या किया, करे ये तो भरा पड़ा है बोर्ड से नाम। ऐसा तो कितने लोगों को मेंबरशिप देंगे हम। ओके। कुछ पेंशन वेंशन नहीं बांधी फिर उन्होंने? नहीं नहीं, पेंशन तो बीसीसीआई देती सबको, उन्होंने तो नहीं बांधी। पर पॉइंट अच्छा है तुम्हारा। एक बार मैं जाऊँगा तो बोलूँगा एटलीस्ट इस पे ऑनर्स बोर्ड पे नाम होने कुछ तो एडवांटेज दो। ये तो मतलब एटलीस्ट हमें फ्री टिकट दे दो बैठने के लिए, कुछ तो करना चाहिए। सर एक और टूर था, ऑस्ट्रेलिया टूर, जिसमें मंकी गेट स्कैंडल हुआ था। इतना केओटिक टाइम था वो, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें विटनेस कर रहे हो टीम में 2-3 साल आने के बाद ही। एक तरफ आप पाकिस्तान टूर पे जा रहे हो, एक तरफ आप इंग्लैंड में भी जाके 5 विकेट हॉल ले रहे हो, और फिर जब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो वहाँ का क्राउड एक अलग ही लेवल पे है। वहाँ की टीम अलग ही रूथलेसनेस में आ चुकी है, जहाँ पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने हो आप सब। और वो स्ट्राइक भी हुई थी जिसमें सारे प्लेयर्स ने पार्ट लिया था। वो कैसा था सर, वो पॉइंट ऑफ टाइम? सी ऑस्ट्रेलिया बहुत डिफरेंट कंट्री है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस खेलते हो तो आप किसी टीम के खिलाफ मैच, पूरी कंट्री के खिलाफ खेलो। वो कंट्री एकदम यूनाइटेड अपनी टीम के साथ खड़ी होती है, अच्छा बुरा देखती नहीं, वो हमारी टीम है। वो जज नहीं करते बैठ के कि हमने ख़राब किया अच्छा किया, वो हमारी टीम है, उसके पीछे खड़े हैं। तो वो एक बेस्ट पार्ट ऑस्ट्रेलिया का, वो अपनी टीम के पीछे खड़े रहे। वो इशूज़ जो हुआ जिसमें हरभजन सिंह और एंड्रू साइमन, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने कंप्लेन की जाके कि ऐसा ऐसा हुआ, उसमें बहुत सारी डिबेट हुई। और क्योंकि डिबेट का रीज़न ये था, जिसमें अनिल भाई हमारे कप्तान थे उस वक्त, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कंडक्ट किया, निचली चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई यहाँ पर जो उस वक्त एटमॉस्फेयर था, ये लगा कि भाई हमारी तो इसमें कोई गलती है ही नहीं। मैच चल रहा है, मैच चलते तो आप कुछ भी आप एक दूसरे को बोलते थे। और रही बात स्लेजिंग की, ऑस्ट्रेलियन से ज़्यादा कौन करता है स्लेजिंग? उनका तो स्टैंडर्ड बहुत ही अलग है, वो तो बहुत प्लांट वे में करते हैं, हमारा तो वैसा कोई प्लांट वे रहता नहीं है। पर हैट्स ऑफ टू अनिल कुंबले जी को, जिन्होंने जिस तरीके से बीसीसीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट किया और जाके अगला मैच हम लोग पर्थ में जीते। पर चैलेंज रहता है, टफ रहता है ऑस्ट्रेलिया में खेलना। ऑस्ट्रेलिया एक अलग वर्ल्ड है और वहाँ पर क्रिकेट इंग्लैंड जैसा नहीं देखते हैं कि यार हमने 5 विकेट लिया तो आपको लॉन्ग रन में सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो शायद ये भी बोल सकते हैं कि बी केयरफुल इन नेक्स्ट मैच, कि तुम्हारे नेक्स्ट मैच में और ऑस्ट्रेलियंस हार्ड आएंगे तुम्हारे पीछे। और ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलियंस अगले मैच में और हार्ड आते हैं अगर आपने परफॉर्मेंस किया है आपको डोमिनेट करने के लिए। तो वो कंट्री अलग तरीके से बिहेव करती है, पर मज़ा बहुत आता है वहाँ खेलने में। जब आपके बड़े मैच को छोटे मैच हो जाते हैं ना, कि आपका किसी से हो गया तो मैं तो एक अलग एटमॉस्फेयर हो जाता है। एग्जैक्टली। और सिडनी टेस्ट मैच हम लोग हार गए, वहाँ पर एंड्रू साइमन आउट थे, ईशांत शर्मा गेंद पे, क्योंकि मैं भी मैच का हिस्सा था, मैंने शायद पहले सेशन में 4 आउट कर दिए थे और विजिबल था कि एंड्रू साइमन आउट था, उससे आउट दिया नहीं। मतलब बहुत डिसाइडेड था मैं कि इतने बड़े स्तर पे इतना अच्छा मैच हम लोग खेलों, और एक डिसीजन ने पूरा मैच हमसे गवा दिया। उसके बाद माइकल क्लार्क ने 3 आउट किए, 1 बाउंस कैचेस, बहुत सारी चीज़ें हुई इस पर जो ऐसा बाहर से देख के लग रहा था कि चीज़ें और बेटर हो सकती थी, यहाँ पर हमारे फेवर में जा सकती थी अगर थोड़े डिसीजन हमारे फेवर में आते हैं। यहाँ पर DRS तब होता नहीं था यहाँ पर, और हमारे सीनियर प्लेयर्स ने काफ़ी आर्ग्यू भी किया कि आउट है ये, पर स्टीव बकनर थे, उन्होंने इस बात को माना नहीं कि वो आउट थे। इवेंचुअली हमें मैच, वो DRS लेते थे, पॉन्टिंग से लेते थे। तो हम लोग को मैच में हार का सामना करना पड़ा, पर हमने अच्छा अगला मैच खेला पर्थ में, जहाँ पर हम पहली टीम एशिया की बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हारा है पर्थ में जाके। वो भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। सर उस टाइम पे सीनियर प्लेयर्स का क्या रोल रहता था, क्योंकि वही ड्रेसिंग रूम को रेगुलेट कर रहे थे? जैसे आपने बताया कि कुंबले ने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को हैंडल किया, सचिन तेंदुलकर ने भी स्टैंड लिया था बिल्कुल आगे आकर। वहाँ पे हाउ डिड यू फील कि इंडियन टीम इज टेकिंग अ स्टैंड फाइनली? चलो अब ऐसा नहीं हो रहा है कि हमें कोई आके ऐसे 4 तरीके बता देगा और हम मान लेंगे। वो वन ऑफ दोज पॉइंट्स रहा है इंडियन क्रिकेट में जहाँ पे इंडियन टीम ने अपनी बैकबोन दिखाई है, स्टैंड दिखाया है। ट्रस्ट था हमारे सीनियर प्लेयर्स पे कि हमारे सीनियर प्लेयर्स जो कर रहे हैं वो एकदम सही तरीके से कर रहे हैं। और हम उस टीम के सिपाही थे, हम कमांडेंट नहीं थे। हमारे कमांडेंट थे, सीनियर प्लेयर ने बोला कि ये चीज़ें हुई और उनको गलत लग रही है। मैं कहा हाँ, हमने तो कभी डिबेट किया ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं गलत सही किया, हम साथ खड़े रहे। गलत हुआ सही, हम उस तरफ गए ही नहीं कि हम हैं साथ तो हैं साथ, और हम हमेशा सही थे। उन्होंने उस चीज़ को हमेशा सही तरीके से एडजस्ट किए। प्लेयर में सिर्फ अनिल कुंबले जी नहीं थे, उसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल भाई सब थे।
जिन्होंने उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि नहीं, हमें इस चीज़ को सही और तरीके से टैकल करना चाहिए और तरीके से इसको प्रोटेक्ट बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। और उन्होंने हम लोगों से पूछा भी था, हम लोगों ने बोला कि हमारा इसमें तो कोई मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था हमारे पास, पर हम लोग मतलब मैंने बस हम ऑप्शन हो के भी क्या है, हम साथ हैं तो हैं, अब आप बताओ करना क्या हमें। हम क्योंकि मेरा तो पहले ही टूर था और प्लस उनकी समझ हमसे ज़्यादा है यहाँ पर। उस टीम को अगर देखो, चलो वो जो अलग चीज़ हो गई आपने बता दिया, उसमें जो आज हम लोग डेटा करते रहते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे सीने पे दिमाग में फीड होता है। जब हम गेंदबाजी करते हैं, जो मिड ऑन मिड ऑफ पे सीने लगा बताता है कि आपको करना क्या है। तो आज हम शायद लैपटॉप बैठ के खोल के देखते हैं कि पहले 10 बार पंटर कैसे खेलता रिकी पॉन्टिंग या माइकल क्लार्क, पर वो बताते ही थे कि ऐसे खेलने वाला ही है। तो वो इतना ज़्यादा हम लोग का ट्रस्ट हमारे टीममेट्स पे, उसमें सीनियर तो कहना उतना सही नहीं होगा, टीममेट्स पे, कि ये जो बता रहे हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। हम ट्राई भी करते थे, वो ठीक है हमारी कैपेबिलिटी नहीं थी, हमारा इतना स्किल था नहीं था कि हम उसको सही तरीके से फॉलो कर पाए, पर हमने ट्राई करते थे सीनियर की बातों को। सर जैसे हम हमेशा दूसरे एंड पे रहे हैं ऑसी माइंडसेट के, कि हमने उसको रिसीव किया है ना। आपको क्या लगता है कि अगर इंडियन टीम भी उसी माइंडसेट में जाए, आज की इंडियन टीम जहाँ में हम रूथलेसली वी ओनली लुक फॉर द विन, और हम लाइक विन के अलावा कुछ एक्सेप्ट ही ना करें, और फिर किसी भी बाउंडेशन तक चले जाए, मतलब चीटिंग भी इधर उधर हो जाए थोड़ी बहुत, तो पकड़े जाते हैं। मतलब cheating बहुत ज्यादा स्लेज करना, जैसे आप बता रहे थे वो प्लान करके स्लेज करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना के स्लेज करते हैं, बिलो द बेल्ट जाना, आपको क्या लगता है वो? मुझे नहीं लगता कि हमें उतना करना चाहिए यार, कि हम एक डिफरेंट नेशन है, हमारा कंट्री थोड़ा अलग है, और हम उस कंट्री में जो हमारे वैल्यूज़ हैं अलग है। हमारा मेन वैल्यू कि अपने स्किल को हमेशा पॉलिश करना, एक स्टेप आगे बढ़ना, गेम को सही से एसेस करना और गेम को सही तरीके से खेलना, और हम हमेशा करते हैं यहाँ पर। अगर रिवर्स स्विंग की हम बात को, इतना बॉल बाला रहा है रिवर्स स्विंग की, हमारे को भी रिवर्स स्विंग करा सकते थे, पर हम बॉल ख़राब होने का वेट करते थे, ख़राब नहीं करते थे। तो हम वेट करते थे ख़राब हो, उसके बाद उसको मेंटेन करके बनाएंगे। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर किसी ने कुछ बोला तो उसको रिप्लाई करना चाहिए उसी लैंग्वेज में, मैं मानता हूँ, पर इतनी ज़्यादा इंडियन की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत इंडल्ज होने में आप अपना फोकस थोड़ा लूज़ करते हो। तो मैं उतना उसके पक्ष में नहीं हूँ कि आप बोलो, बिल्कुल बोलो, पर एक डिसेंट लहजे में बोलो, आप डिसेंट तरीके से बोलो। आप चिट चैट करना है तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करो, ना कि उसकी मतलब ईगो हर्ट करने के लिए करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, पर काफ़ी लोग इससे सहमत भी नहीं होंगे। तो सही नहीं दिख रहा सहमत। आप कोहली के मीडियम टाइम पेसर है, पे आपका कोई वो ऐसा कुछ किसी के साथ स्लेजिंग वगैरह कोई किस्सा रहा हो? जनरली स्लेजिंग मेरी उतना नहीं होती थी, क्योंकि उसका रीज़न ये कि मैं ऐसा मानता था कि अगर आपने किसी को आउट कर लिया तो ऑलरेडी आप बैटल जीत गए। तो उसमें थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का अपीयरेंस रहता था, कि आप बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा रहता था। जैसे एडम गिली ने 3 चौके मारे, मैंने उसको आउट कर लिया, तो सेलिब्रेशन ही मेरा वो एग्रेशन है कि भाई ये बैटल मैं जीत चुका हूँ, भले तुमने 3 चौके मार दिए हैं, पर इस बैटल का हीरो मैं ही निकला मैं। तो वो एक एग्रेशन का सेलिब्रेशन ही काफ़ी कुछ रहता है बैट्समैन के लिए, कि नहीं नेक्स्ट मैच में देखेंगे इसको, आरपी को दोबारा यहाँ पर। तो चलते मैच में थोड़ा बहुत मैंने अगर बोल दिया तो बोल दिया, वो भी हल्का फुल्का सा, कि तुम्हारे पैर नहीं निकल रहे हैं, ड्राइव मारना भूल गए हो क्या? बहुत गलत। हाँ वैसे तो मैं हमेशा तुमने हंसते ही देखा होगा मुझे पिटने के बाद भी। सर ऐसा कौन सा विकेट है जिसने आपको सबसे ज्यादा खुशियाँ दी हो, कि मतलब भाई ये विकेट तो मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा? अरे 2007 के फाइनल के दोनों विकेट यार, इसमें मुझे लगता है हफीज़ और कामरान का जो विकेट था वो काफ़ी अच्छा विकेट था। और सबने स्टोरी सुनी होगी हफीज़ कैसे आउट हुआ। MS धोनी ने बोला, एक स्लिप लगाई, स्लिप को और बाहर कर दिया रॉबिन को। तो मैंने उससे पूछा ये कौन सी स्लिप है, तो उसने बोला वो तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, हमारा जो बॉल गिर रहा है मुझे लगता है वहाँ पे जाएगा, और फ्लोटिंग स्लिप समझ ले, वहाँ पे गेंद जाने की पॉसिबिलिटी है, अगर तुमने सेम लेंथ पे किया और अगला बॉल ही वहाँ गया और आउट हो गया। तब मैं कि थोड़ा ये दिमाग इसका हमारी सोच से ज़्यादा चलता है, हम उतना नहीं सोच सकते जितना सोच सकता है। तो वो खासियत है। और दूसरा कि कामरान भी पुल मारने जाएगा ही जाएगा, तो अपनी लेंथ पे स्ट्रिक्टली बॉल करते रहो, एक ना एक बॉल बीट होगा ही ज़रूरी है। वो कामरान भी बीट हुआ, होल्ड हुआ। तो MS की क्वालिटी थी कि अपने प्लेयर को समझना कि क्या बेस्ट कर सकता है और कैसे उसको मोटिवेट रखना है, भाई तुम जो कर रहे हो सही है। वो दोनों विकेट बहुत तगड़े थे, क्योंकि एक एंड से नज़ीर बहुत तेज़ मार रहा था। आई थिंक उसने बहुत 250 की स्ट्राइक रेट से रन मारे थे, 33 या कुछ ऐसे। नहीं वो अच्छा, उसको मैंने पहले मैच में आउट किया था बोल्ड, पहले और मैच आया था। थोड़ी सर उस बॉल आउट के बारे में बताओ, वो जो जिसमें आपने बॉल आउट में आप नहीं थे शॉकिंगली। तुम्हें कैसे पता? मैंने बताया होगा इसलिए तुम्हें पता होगा। हाँ हमने तो 3 ही प्लेयर्स देखे थे, चौथे और 5वें नहीं देखे थे। लेकिन उसके बारे में बताओ, वो कैसे प्लान हुआ था और वो एग्जीक्यूट होते हुए देखना,
मतलब अब मैं उसकी हाइलाइट्स भी देखता हूँ तो मेरे को दिखता है कि भाई धोनी वहाँ बीच में बैठे हैं और पाकिस्तानी कीपर जो है वो थोड़ा क्लूलेस है। उसके बारे में बताओ सर। यार रूल्स में था कि ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो बॉल आउट होगा जहाँ पे मैच टाई होगा। उसके लिए हमारा कैप्टन और कोच लालचंद राजपूत थे उस वक्त, वो प्रिपेयर थे। हर प्रैक्टिस सेशन के बाद ऐसे ही 5-5 6-6 बॉलें सबको दे दी जाती, सब अपना बॉलिंग करते थे सिंगल विकेट स्टंप से मारने के लिए। और कोच या कैप्टन MS और लालचंद जी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करते थे कौन है बेस्ट जो इनमें सबसे ज़्यादा बॉलें स्टंप से मार रहा है। उसका उन्होंने एक ऐसा कोई लिख पढ़ नहीं रखा था, पर एक दिमाग में एक ऐसा एक क्रम बना रखा था। इसमें सहवाग नंबर 1, हरभजन सिंह और रॉबर्ट तुपा, ये 3 थे। और उस मैच में MS जाके विकेट की पीछे बैठा विकेट के। कोई भी गेंदबाज अगर मैं विकेट कीपर के जूतों को देख के उसे कहाँ खड़ा उसको देख के अपनी लाइन डिसाइड करता हूँ मैं, सभी लोग करते हैं। तो उसके पीछे बैठने से एक जो एरिया होता है वो ब्लॉक हो जाता है, पीछे साइड्स की नहीं दिखती है, बहुत सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। जो सहवाग जी ने भी अपने एक इंटरव्यू बोला कि सहवाग ने बोला कि MS के पीछे बैठे थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है कि आपको कहाँ पे करना है। पर प्लानिंग हमारी बेटर थी, हम प्लान्ड थे और हमने उसकी प्रिपरेशन कर रखी थी, जिसकी वजह से हम बहुत आराम से वो जीत गया। 3 की तीनों बॉलें स्टंप से मारी और सामने वाली टीम जो पाकिस्तान की थी उसमें उमर गुल था, मोहम्मद आसिफ और शाहिद अफरीदी। हाँ, तीनों ने मिस किया और वो क्योंकि वो स्टंप्स को मारने जा रहे थे, वो प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे थे। हम प्रोसेस फॉलो करके हमारे जो गेंदबाज थे तीनों ने उन्होंने मारा और जिसकी वजह से हम जीत गए। यहाँ पर बाकी 2 कौन से हैं मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा जिनका नंबर आया नहीं। पर आपका क्या रिएक्शन था कि मैंने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं और ये मूवमेंट? वो पहला मैच था यार, वो सबसे ज्यादा विकेट तो स्टार्ट में नहीं हुआ था मुझे, वो पहला ही मैच था हमारा पाकिस्तान से। पहला मैच था तो उसमें आई फील इतनी फोरसाइट होना ही बहुत बड़ी बात है कि एक टीम प्रिपेयर करके जा रही है ऐसी किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि दूसरी टीम्स को इस रूल के बारे में ढंग से पता भी होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान को आती तो है। ये वाला नहीं पता था अभी 22 वाले वर्ल्ड कप में कि नो बॉल पे रन आउट मार सकते हैं कि नहीं। हाँ, सबकी रिएक्शन बहुत तगड़े थे वहाँ। मिस हो गया। तो अश्विन ने इधर से रन भाग लिया। अश्विन था तब कौन था? कोहली तो कोहली सही और था। कोहली और अश्विन। हाँ, तो रन भाग कोहली और लिया। दिनेश कार्तिक हो कोहली और दिनेश कार्तिक फिर आउट। हाँ, फिर उसके बाद फिर अश्विन आया। हाँ, उनको पता ही नहीं था ये वाला कि भाई क्या है, इस पे रन आउट ले सकते हैं कि नहीं। जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स। ड्रेसिंग रूम से रिएक्शन आ रहे थे कि भाई क्या रन आउट नहीं है। तो किताब खोल के बैठे होंगे कि इसको चलता कैसे है। तो बट आप जितने भी लोगों के साथ खेले हो या जिनको आपने मेंटोर किया है, आपको सबसे स्मार्टेस्ट ब्रेन कौन सा लगता है क्रिकेट में? MS तो है ही एक। अगर MS को हटा दें हम लोग यहाँ पर कि MS चलो बहुत ही अलग है। जिनके साथ सबसे ज़्यादा मैंने लगा कि सीखा है, जिनको मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा उन्होंने हेल्प की है विकेट लेने, अनिल कुंबले। उनका जो दिमाग चलता है कि कैसे किसी प्लेयर को सेटअप करना आउट करने के लिए, वो बहुत बढ़िया है। और इतना एक्सपीरियंस होने की वजह से उनको पता है कि बैट्समैन को कितना टाइम लगेगा सेटअप करने में। 1 ओवर लग सकता है, 2 ओवर लग सकता है, 5 ओवर लग सकता है, वो उनका कैलकुलेशन रहता है। उनके साथ काफ़ी मज़े किए। राहुल भाई के साथ बहुत खेला मैं उनके अंडर। उनका थॉट बहुत अलग, उनका थॉट के दिमाग में आया है ना, इंस्टिंक्ट डाल दे, सोच मत। पर अनिल भाई हमेशा रोकते थे कि नहीं, पोस्टपोन, थोड़े थॉट पोस्टपोन करो, टाइम आने पे डालेंगे, उस टाइम का वेट करेंगे। तो क्रिकेटिंग ब्रेन में अनिल भाई का मुझे तो कोई जवाब ही नहीं। जिस हिसाब से वो क्रिकेट को देखते हैं बहुत अलग तरीके से, बहुत मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। मुझे तो काफ़ी विकेट में उनकी बहुत सारी हेल्प मिली। अच्छा सर, आप फैंटेसी टीम बनाते हो कभी किसी मैच के पहले? हाँ बिल्कुल, कभी कभी हम भी हाथ मार लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। हाँ, वो अलग बात है, मुझे जो पैसे लगते हैं उतने ही वापस आते हैं, 1 रुपया बढ़ के नहीं आता है। लेकिन तुम लोग ज़्यादा बेटर बना सकते हो कि क्या क्या हो। तो रूल्स भी काफ़ी चेंज होते रहते हैं। बताओ शुभम भाई, आप फैंटेसी के गुरु हो। इन तीनों की वैसे क्या रैंकिंग है? इन तीनों में कौन ज़्यादा ऐसा? हाँ, 1 2 3 है। 1 2 3 कौन है इसमें? यही बता पाएंगे मेरे को लग रहा है। रैंकिंग हिसाब से फॉलोअर्स मतलब नहीं, कौन जितने जीतता है जितने वहाँ? followers Innings के हिसाब से ज़्यादा। फॉलोअर्स तो आजकल कौन सी गाड़ी है तुम्हारे पास? हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि हम क्या कि मतलब कहीं ना कहीं टूर्नामेंट वाइज ना सबका रिजल्ट बहुत अलग होता है। अरे किसी का एक साल चलती है। में हाँ। इसमें कोई ऐसा है जो क्या बोलते हैं मेगा विन ना, क्या बोलते हैं सबसे बड़े वाले को? सब नहीं नहीं जीती हुई नहीं है। रोहित शर्मा मतलब की अगर उस- वो जो अभी चल तो रहा हम है लोग 3 हम करोड़, लोग मेगा विन खेलते ही नहीं है। हम लोग उसके small अलावा league वाले। इन्वेस्ट करते हैं। हम स्मॉल लीग में क्योंकि एक तो ये- ये अभी इतना फनी हुआ है कि रोहित शर्मा जिसको प्रमोट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपनी गाड़ी दूंगा
जो मेगा कॉन्टेस्ट जीतेगा। फिर गाड़ी दी भी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि 1 हफ्ते बाद वापस करनी है। अरे भाई अपसेट हो गया, उसने केस वेस कर दिया कि ये क्या बात है। और रोहित शर्मा ने प्रॉपर जो वीडियो भी है ना उसमें भी वैसे बोला कि संभाल के चलाना भाई, ध्यान रखना इसका। लग भी रही ये है रियल है, सही में रियल है। हाँ ये हाँ, रियल वो- है। उसके अच्छा मुझे पता नहीं तो मैं इसमें कमेंट नहीं, नहीं ये कर पाऊंगा, तो पर नहीं हाँ भाई, शर्मा जी कर fun सकते हैं। story। नहीं वो तो ब्रांड का ही था कि भाई अच्छा। इसलिए हम लोग पैसा जीतने में लेकिन विश्वास इसलिए करते हैं। हम ad वाड बनाया इतना था दिमाग उन्होंने नहीं story कि आप जीतो गाड़ी, फिर टर्म्स एंड नहीं, पर कंडीशन भी तो होते हैं। तुम तीनों अगर आपस में डिसाइड करो कौन नंबर 1 है नंबर 2 है, हाँ। तो कैसे डिसाइड करोगे? जैसे हम तो बता देते हैं ना कि भाई MS धोनी नंबर 1 है, मैं हाँ। नंबर 1 नहीं हूँ। फिर तो हमें विनिंग्स गाड़ी के से बेसिस पता पे ही चलेगा। करना हाँ, पड़ेगा, winnings या इसके फिर ज्यादा फॉलोअर्स है। के बेसिस में तो सैफ के हैं अभी सबसे ऊपर। Winnings, फॉलोवर्स अच्छा फ्रंट टू तुम खेल रहे हो आजकल? हाँ फॉलोअर्स पहले आ गया था इस फील्ड में शायद, इसलिए ओके। विनिंग्स किसके है? विनिंग्स किसकी जा रहा है? अब विनिंग्स वो भी शायद मेरे ही ज्यादा सर कहीं ना कहीं ना मैं इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता हूँ कि पॉइंट्स मैटर करते हैं। मतलब Tax पैसा तो वाले कोई ज्यादा देख लगाता है, रहे कोई होंगे। कम लगाता है। एक मिनट, है ना? खेलते किस लिए हो? पॉइंट्स के लिए, पैसे के नहीं, लिए? पैसे के लिए सर। हाँ ये सही, लेकिन- बिल्कुल सही बात। नहीं, लेकिन जो यूजर आपको फॉलो करता है उसके हाँ। पास शायद इतने पैसे नहीं है, वो जीतेगा हाँ। पॉइंट्स के बेसिस पे। वो ऐसे नहीं जीतेगा कि मैं 50 रन लगाऊंगा तो मैं जीतूंगा। उसको चाहिए पॉइंट्स, कि आपकी टीम के कितने पॉइंट्स है। मैं चाहे 50 रुपए लगा रहा हूँ, लेकिन वो बंदा जो 500 रुपए लगा रहा है, अगर वो मेरे पॉइंट से जीत रहा है तो शायद वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। हाँ। सुबह हाँ हम ट्राई लोग किया यूजर की कभी सोचते हैं, लेकिन मैं तो लिमिट है मेरी 100 रुपए। उससे ऊपर मैं कभी नहीं लगाता। हमारा आइए दोस्तों का कभी रैंक ग्रैंड लीग वगैरह में कुछ कुछ नहीं, हमारा 200 300 हाँ वो उतने हो जाते हैं। हमारा दोस्तों का है, 7-8 दोस्त हम खेलते हैं। अब वैसे मैंने भी हाँ, किया था, तो 2-4 100 लोग मिलके। रुपीज हम करते हैं और ठीक। 800-900 की वो जो भी प्राइस पूल बनता है, आधे तो ऐप ही ले जाती है, फिर बचा हुआ जो भी रहता है तो उसमें मैं जीत जाता हूँ कई बार। मुझे ऐसे प्लेयर ये बहुत सही लगते हैं, जैसे वार्नर वगैरह ने हमेशा पॉइंट दिलाए कि वार्नर का 600-700 रन वाला सीजन आएगा, अच्छे स्ट्राइक रेट से आएगा, उसको हमेशा कैप्टन बनाओ। या शुभमन गिल हो गया, ऋतुराज गायकवाड़, ये बहुत सेफ बैठेंगे, इनको वही कैप्टन बनाओ अपना। जैसे बुमराह पे नुकसान है, अब बुमराह को विकेट देता ही नहीं, विकेट कोई और लेके चला जाता है। बुमराह को विकेट मिलती ही नहीं। और डॉट बॉल के आई थिंक इतने पॉइंट्स है नहीं जो बुमराह डालता है। अभी बिल्कुल हमारा सही गेम वो है। खेलते ही नहीं है मेगा वाला। आई थिंक मुझे, अगर मैं अपनी बात करूँ तो 5-6 साल पहले मैंने कभी खेला होगा। ज्वाइन भी नहीं करते हम लोग। ज्वाइन भी नहीं करते। मैंने ना पहला वाला गेम खेला था लालच में, रोहित शर्मा की लैम्बोर्गिनी वाला। फिर उसके अलावा मैंने कोई नहीं वापस खेला। जाने का। मुझे पता नहीं था, लेकिन हार की फिर खुशी। उसके- हाँ हार की खुशी है भाई। तो लेकिन उसके अलावा सर हम ना इन्वेस्ट करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि 50 रुपए लगा के उसमें इतना दिमाग लगाना, 20 टीम बनाना, उससे बड़ा एक ही टीम बना के फिर वहाँ पैसा इन्वेस्ट करो, वहां से बड़ा रिटर्न मिलता है। तो तुमको सबसे ज्यादा किस प्लेयर ने पॉइंट्स दिलाए ऐसे तुम्हारा? विराट कोहली, मतलब इस पे शायद कोई डाउट होना नहीं कोहली भी चाहिए। हमें एक ऐसा points। प्लेयर जो कि अगर विराट कोहली खेल रहा है हम्म। तो वो आपको पॉइंट देके जाने वाला है। एक कैप्टनसी की सबसे सेफ पिक, और अभी तो बैट्समैन को ज्यादा पॉइंट मिलता है कि चौके पे भी +4, 6 पे +6। पहले ऐसा नहीं होता था। और सर फैंटेसी में ना पहले काफी बड़ा होता था। मेरा हार्दिक है। फैंटेसी में हार्दिक। सर पहले ऐसा होता था कि नहीं, विराट मैच अगर के- खेल रहा है तो विराट तो कैप्टन रहेगा ही। मैच के हाँ। 30 मिनट पहले आपको टीम बनानी है। टॉस का नहीं पता आपको, मतलब टॉस का शायद पता है या नहीं, नहीं टॉस पता? का तो पता है। नहीं नहीं नहीं, अभी पहले अभी पहले- पहले पहले- नहीं पहले- अच्छा, पहले टॉस से ही पहले 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 लाइनअप से भी पहले। पहले लाइनअप में अगर प्लेयर नहीं है तो वो नहीं तो खेलेगा। सर टॉस वो से- एक ऐसा टाइम था टॉस जहाँ से सबने ही पैसा कमाया एक तरीके से। टॉस से आधे घंटे पहले पहले डेडलाइन हो जाती थी। मतलब ओह। आपको पता ही नहीं है कौन खेलने वाला है, अच्छा, और उसी की वजह से हम यूट्यूबर बने हैं। अच्छा, आपको पता होता था? हाँ, मतलब सारी Twitter ट्विटर पे- से यहाँ से वहाँ से न्यूज़ खोज खाद के कौन इंजर्ड है, कौन हाँ। किसके हाई चांस है खेलने के, क्योंकि अब सारी चीज़ें तो सबको नहीं पता होती इंजर्ड कौन है। हम्म। अभी लास्ट मोमेंट में कोई इंजर्ड हो गया तो उसकी न्यूज़ बहुत अंदर से निकल के आती है। हाँ। तो सारी चीज़ें लोग देखने के लिए फिर हम फॉलो करते थे कि इनके पास 10 जगह घूमने से अच्छा इसी को फॉलो कर यही लो। सब अच्छा, कुछ जब है। तक ये ऐप नहीं आया था मैंने अपने मशहूर में देखा था, इसका एक फिजिकल फॉर्म भी था यही गेम का। अच्छा हाँ, तो मेरे घर के पास ऐसे कुछ शॉप्स होती थी टेलर की, उसकी जहाँ पे थोड़ी कम्युनिटी व्यूइंग होती थी, एक टीवी लगा होता था, वहाँ पे मैं देखता था कि जो आसपास दुकान वाले हैं ये सब है, वो पेपर पे बाकायदा तभी होता था कि एक प्लेयर तू पिक कर, एक प्लेयर मैं पिक करूँ, हाँ, रन वैसे करके वो 11 बनाते थे और सीधा उनका रन पे होता था कि 1 रन इतने रुपए का है, जितने का भी डिफरेंस होगा उतने में फिर वो हार जीत करते थे। और वो इतना फनी होता था, उनको स्पेलिंग लिखनी नहीं आती थी किसी प्लेयर के नाम की, कुछ नहीं होता था, बट भाई प्रॉपर ईमानदारी से वो मैच से पहले ही एक तू पिक कर, एक मैं 11 बनाते थे अपनी प्रॉपर मैच से पहले। और तब मैंने देखा कि उनको फॉरेन प्लेयर्स के नाम लेना इतना डिफिकल्ट। पॉल वॉल्थाटी ने 100 भाई बाल्टी था भाई उसकी 100 आई है, ये सब हुआ है। तो वो मेरे को था कि हाँ यार किसी ने यही देखा होगा ये गेम होते हुए, और उसने बस इसको एक सॉफ्टवेयर और ऐप की फॉर्म दे दी। 2011 में आ चुका था ये, लेकिन मतलब मेरे को पता लगा था पहली बार 2016 में। उस टाइम हर्षा भोगले इसका प्रमोशन करते थे, MS धोनी भी शायद उस टाइम के आसपास ही आए थे। तो उस टाइम तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चलते थे सर, तो ज्वाइन वॉइन करते थे। फिर सेफ भाई को भी मैंने देखा था, क्योंकि सबसे पहले एक तरीके से शुरुआत सेफ भाई ने की थी यूट्यूब पे, ऐसा।
तो उस टाइम पे सर पैसा नहीं लगता था, उस टाइम पे बोनस होता था, बोनस से आप खेल सकते हो फ्रेंडली, सिर्फ पॉइंट्स मिलते थे। फिर पैसा वाला फॉर्म थोड़ा सा बाद में आया कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके देना, आप वहाँ से कुछ निकाल सकते फैंटेसी से भी पहले एक आई थी आईपीएल की फैंटेसी, उसमें क्या होता था, वो उसमें ऑफिशियल जर्सीज देते थे और हैम्पर्स होते थे, कभी उसमें पैसा नहीं होता था। फिर उसको बड़े स्केल पे फिर दूसरे ऐप्स लेके आए और फिर वहाँ से स्टार्ट हुई है। सर 2009 डेक्कन की तरफ से आप खेल रहे थे और आपने वहाँ पे टाइटल भी जीता था, पर्पल कैप भी आपके सिर पे थी, आपने 23 विकेट निकाले थे, जर्सी नंबर भी 23 ही था सर आपका उस टाइम पे? नहीं था, जर्सी नंबर 23 जा चुका था मेरे हाथ से, नंबर शायद 9 रहा होगा, पर हाँ 23 नंबर मेरे आसपास है, तुम सही कह रहे हो, कुछ करता हूँ मैं 23 नंबर के सर बारे में कैसी आगे। फीलिंग थी सर? पर्पल के भी इतने सारे बॉलर्स खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े बॉलर्स और इतना भयंकर कंपटीशन उसमें पर्पल के। तब का क्रिकेट थोड़ा अलग था, जो मेजॉरिटी अपनी स्ट्रेंथ पे हम लोग खेलते थे, जैसे मेरे स्विंग बॉलिंग जो मुझे आती थी, तो हमारा जो कैप्टन था एडम गिलक्रिस्ट, वो ये कहता था कि आपको जो आता है बेस्ट उस पर ही रिलाई करो, बहुत यॉर्कर वगैरह मारते नहीं थे उस वक्त, और न स्लोवर का इतना कल्चर था, स्विंग करा के अपना विकेट लेते रहे। यहाँ पर नई बॉल से स्विंग हो रहा है, उसमें एक दो मिल ही जाते थे शुरू में, और बाद में टेल एक मिल जाती थी, तो उस हिसाब से मामला बन जाता था अपना। पर अच्छी चीज़ ये कि जीत में कंट्रीब्यूट किया, अपनी जीत का लास्ट ओवर था वो हमने डाला था, वो शायद 14 या 16 रन डिफेंड करने थे, वो डिफेंड किए या 15 एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, वो डिफेंड किए। स्टार्ट में हमेशा इम्पैक्ट डाल के दिया, वो इंपॉर्टेंट था कितना इम्पैक्ट है। नंबर्स तो आप 14 मैच खेलोगे या 18 मैच खेलोगे तो आपके विकेट्स तो हो ही जाएंगे, विकेट्स तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं, पर कितना इम्पैक्ट डाल सकते हो उसमें मुझे लगता है ज़्यादा मेरा रोल था उस वक्त इम्पैक्टफुल बॉलिंग में। सर इम्पैक्ट से याद आया, एक बार फिर से मैं 2007 के वर्ल्ड कप की बात करूंगा। अगर बॉलिंग में देखो तो उस मैच में आपने भी 3 विकेट लिए थे और इरफान पठान ने भी 3 विकेट लिए थे, लेकिन इम्पैक्टफुल अगर विकेट देखे तो आपने ऊपर के जो इंपॉर्टेंट विकेट थे वो निकाले थे। बट कहीं ना कहीं वही चीज़ कि मैन ऑफ द मैच इरफान पठान रहे उस मैच में, बट इम्पैक्ट आपका ज़्यादा था। नहीं, इरफान ऐसा नहीं, इरफान का इम्पैक्ट था, 3 विकेट उसने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के ही निकाले थे, और वन चेंज डाल के विकेट निकालना वो भी थोड़ा मुश्किल होता है, नया बॉल रहता नहीं उसका विकेट निकालना, प्लस उसकी बैटिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। नहीं बैटिंग नहीं आई थी इसमें, अच्छा बैटिंग नहीं दी, तो ट्रिक क्वेश्चन आवाज उठानी चाहिए सर, आवाज उठानी चाहिए इस पे। बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए यार, तो ट्रिक क्वेश्चन तुमने पूछ लिया। 3 ही विकेट थे उसके? हाँ 3 ही विकेट उनके थे, 3 ही आपके थे। शुभम क्या चल रहा है शुभम life भाई में? वीडियो बनाना इसका। भाई ट्रॉफी जीत गया ना, क्या फर्क पड़ा? हाँ ट्रॉफी जीत के साथ उसने रन कम दिए होंगे, कुछ तो अलग किया होगा हाँ यार। रन कम दिए थे, रन 16 रन दिए थे, आपने 24 दिए थे शायद। 16 रन, यार, हाँ 8 रन इसीलिए ना 8 रन बहुत होते हैं यार, एक और हो गया 8 रन, कुछ तो अलग किया होगा तभी उसको मैन ऑफ द मैच मिला होगा। बट विकेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने निकाल लिए थे। मेरे सोचने का नजरिया है कि विकेट फैंस मैन ऑफ द मैच हम इनको देते हैं, ठीक है? ड्रेसिंग वाला मैन ऑफ द मैच में था, ठीक है, तो ड्रेसिंग रूम में देते ना कि अब हमारा मैन ऑफ द मैच कौन है, वो मैं हो जाऊंगा। 3 विकेट गौतम गंभीर का क्या है, वो तो अपने लिए आवाज उठा लेते हैं, आप नहीं उठा पाते। गौतम खुश रहा यार, गौतम गंभीर आवाज उठा रहा, अच्छी चीज़ है, उसको लगता है चीज़ें होनी चाहिए, हमें नहीं लगता नहीं होनी चाहिए, ठीक है तुम लोग उठा लोगे ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, कॉफी पियेंगे घर जाएंगे। On that note, guys, this was an amazing round table, sir. क्या मज़ा आ गया, thanks for your time. और guys, आपको ये राउंड टेबल कैसी लगी, ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी, ऑनेस्टली कमेंट से बताना। और सर आपकी जो यूट्यूब वीडियोस आ रही हैं मेरे को देखने में बहुत मज़ा आता है, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। और मैं चाहता हूँ कि आप ऑलमोस्ट हर मैच के बाद ही उस पर वीडियोज़ डाला करो, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़, आपके पर्सपेक्टिव्स इतने यूनिक, इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि मुझे देख के बहुत मज़ा आता है। चलो गाइस, ऑन दैट नोट, वीडियो कैसी लगी है आप प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सारी चीजें कर दो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन इट्स टाइम। थैंक यू।